हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू अवर चैनल कॉमर्स स्मार्ट क्लासेस। आज हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, कंपनसेशन क्या होता है, इनके क्या मेथड्स होते हैं, परफॉर्मेंस एवल्यूशन के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है। ह्यूमन रिसोर्स का मीन ह्यूमन बींग से होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके पास चाहे कितने ही एडिक्वेट अमाउंट में लैंड है, कैपिटल है, एंटरप्रीनरशिप है, बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लेबर होता है। विदाउट वर्कर्स, विदाउट एम्प्लॉयज़ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर सकती। तो ह्यूमन रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, अमंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इसके सारे फैक्टर्स के साथ, चाहे लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रीनरशिप है, विच आर यूज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं। बट ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसके बिना हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं कर सकते। ह्यूमन रिसोर्स कैन हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग द लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन इनटू प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन रिसोर्स होता है वो लॉस मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को एक प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट करने का काम करता है। अगर आपके पास एक स्किल्ड लेबर है, स्किल्ड वर्कर्स हैं, अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपकी अगर ऑर्गेनाइजेशन लॉस में चल रही है तो उसको भी प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास अच्छे एम्प्लॉयज़ हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। टू एक्सट्रैक्ट द बेस्ट आउट ऑफ द पीपल। अब देखो, डेफिनेशन क्या है एचआरएम की, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। इट इज़ द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है ऑफ एक्वायर करना, अर्जित करना, डेवलप करना, मेंटेन करना। किसको डेवलप करोगे? ह्यूमन रिसोर्स को। एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स को, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ह्यूमन रिसोर्स को एक्वायर करते हैं, डेवलप करते हैं, मेंटेन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफेक्टिव और इफिशिएंट तरीके से पूरा किया जा सके। अब देखो, इफेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ऑन टाइम उसको पूरा कर ले, और इफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि उसको कम से कम कॉस्ट पर पूरा किया जा सके। अगर हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ऑन टाइम पूरा करेंगे और कम कॉस्ट पर पूरा करेंगे तो हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी अच्छे से वो होंगे, प्राप्त होंगे, और साथ के साथ हमारा जो प्रॉफिट है वो भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का यही गोल होता है कि उसका जो वर्क है वो इफेक्टिवली और इफिशिएंट मैनर में पूरा हो। ठीक है बच्चे, उसके बाद पढ़ते हैं हम मेन एम। इसका एम क्या है? टू एंश्योर द राइट पीपल विद द राइट स्किल फॉर द राइट जॉब पोजीशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एंश्योर करना, क्या एंश्योर करना है कि राइट पीपल को विद द राइट स्किल, राइट पीपल को राइट स्किल के साथ राइट जॉब पर रखना। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब के अकॉर्डिंग, उनके मतलब स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको जॉब पे रखना। ऑर्गेनाइजेशन में जैसे एम्प्लॉयज़ की स्किल है उसके अकॉर्डिंग ही एम्प्लॉयज़ को जॉब एलोकेट करना, ये ह्यूमन रिसोर्स का मेन पर्पस होता है। फिर ह्यूमन रिसोर्स में क्या क्या फंक्शंस को ऐड किया गया है। इट कंसिस्ट ऑफ रिक्रूटिंग। आप ह्यूमन रिसोर्स को चूज़ करोगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपॉइंट करोगे तो सबसे पहले रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा, फिर उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा, देन ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, देन परफॉर्मेंस अप्रेजल, उनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना पड़ेगा कि वो कैसा काम कर रहे हैं, मोटिवेट करना पड़ेगा एम्प्लॉयज़, एंश्योरिंग देयर गुड हेल्थ एंड सेफ्टी, उनकी इस हेल्थ और सेफ्टी का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मैनेजिंग वर्क प्लेस, कम्युनिकेट एंड सोन। ये सारे काम क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर किए जाते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स को अपॉइंट करने के लिए ये सारे फंक्शंस हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर किए जाते हैं। अब देखिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या फीचर्स हैं। एक तो ये एक्शन ओरिएंटेड होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर ओरिएंटेड होता है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में जो हमने अपने एम्प्लॉयज़ हैं अपॉइंट किए हैं वो फ्यूचर में किस तरीके की उनकी परफॉर्मेंस रहेगी, किस तरीके का वो बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। कंटिन्यूस फंक्शन है, इंडिविजुअली हर एक पर ध्यान दिया जाता है, इंडिविजुअली ओरिएंटेड है, पीपल ओरिएंटेड है, पीपल पर ध्यान दिया जाता है, फोकस किया जाता है। परवेसिव इन नेचर है, ये नहीं है कि किसी एक फील्ड में यूज़ किया जाता है, हर जगह इसका यूज़ किया जाता है, परवेसिव इन नेचर है। डेवलपमेंट ओरिएंटेड है, इसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट के और फोकस किया जाता है कि कैसे उनको हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे उनकी स्किल्स को हम डेवलप कर सकते हैं ताकि वो और अच्छी परफॉर्मेंस दे सके और अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जा सके। कॉम्प्रिहेंसिव फंक्शन है, कोई एक फंक्शन इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, रिक्रूटमेंट है, सिलेक्शन है, ट्रेनिंग है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, बहुत सारे फंक्शंस को मिलकर ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बना है। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहूँगी कि ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में मैंने एक अलग से टॉपिक आपको दे रखा है, इसलिए थोड़ी मैं आपको फास्ट पढ़ा रही हूँ, जो बात के टॉपिक है वो हम आराम से डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चे, अब ये मत बोलना कि मैम आप फास्ट क्यों पढ़ा रही हो, तो मैं एक बार रिवीजन करवा रही हूँ आपको
क्योंकि ये मैंने एक बार आपको ये वाला टॉपिक और रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ये तीनों टॉपिक मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। उसके बाद होता है स्कोप ऑफ एचआरएम। एचआरएम का क्या स्कोप है? पर्सनल एस्पेक्ट से, वेलफेयर एस्पेक्ट से, इंडिविजुअल रिलेशन एस्पेक्ट से। देखो पर्सनल एस्पेक्ट से क्या होता है कि मैन पावर की प्लानिंग करना, कि कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, फिर उनको कैसे रिक्रूट करना है, उनका सिलेक्शन कैसे करना है, उनको प्लेसमेंट कैसे करना है, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, इंसेंटिव, इस सब के बारे में देखा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर इन सब के ऊपर विचार विमर्श किया जाता है। उसके बाद वेलफेयर। अब आपने ह्यूमन रिसोर्स रख दिया, अब उनकी वेलफेयर के बारे में भी तो सोचना चाहिए ना। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें इंडिविजुअल है जो एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एक ऑर्गेनाइजेशन का ये फ़र्ज़ होता है कि वो उनके वेलफेयर के बारे में भी सोचें। तो वेलफेयर के अंदर क्या देखोगे कि कैसी वर्किंग कंडीशन है, किस तरीके की आप वर्किंग कंडीशन में प्रोवाइड कर रहे हो, उनको उनकी पे के अलावा और भी बहुत सारे कंपनसेशन उनको प्रोवाइड करना ताकि उनको खुश रखा जा सके, उनको कंपनी में रिटेन करके रखा जा सके, उनको इंश्योरेंस देना, उनकी मेडिकल क्लेम करवाना, इस तरीके की उनको कैंटीन की फैसिलिटी देना, क्रच की फैसिलिटी देना, सेफ्टी प्रोवाइड करना। तो ये सारे उनके वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ह्यूमन रिसोर्स के अंदर इन सब पे भी ध्यान दिया जाता है। ठीक है बच्चे। उसके बाद है इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्पेक्ट में क्या क्या चीज़ों पे ग्रीवेंस, सेटल ऑफ डिस्प्यूट, जॉइंट कंसल्टेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग। कई बार आपको पता है एम्प्लॉयज़ से भिड़ जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, तो उनको डिस्प्यूट को सेटल करना, बहुत सारे ऐसे चीज़ होते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशन पर भी ध्यान देना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर किया जाता है। अच्छा, उसके बाद होते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम। जो एचआरएम है उसका क्या उद्देश्य है? टू हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन रीच इट टारगेट। ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की हेल्प करना कि वो अपने टारगेट को ऑन टाइम पूरा कर सके। अब टारगेट को पूरा करने के लिए आपको पता है कि ह्यूमन रिसोर्स होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ह्यूमन रिसोर्स के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाता है, जिसके अंदर ये देखा जाता है कि कैसे रिक्रूटमेंट करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे ट्रेनिंग करवानी है, कैसे उनका इवैल्यूएशन करना है। तो क्या एक टारगेट को पूरा करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को पूरा करने में एचआरएम बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है, हेल्पफुल होता है। टू यूटिलाइज द स्किल्स एंड एबिलिटी ऑफ द वर्क फॉर इफिशिएंट एंड इफेक्टिवली। जो ह्यूमन रिसोर्स हैं, उनके जो स्किल्स हैं, उनकी जो एबिलिटी है, उसका एक अच्छे तरीके से यूज़ करना, ताकि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को इफिशिएंट मैनर में और इफेक्टिवली मैनर में पूरा कर सके। ठीक है बच्चे। टू एक्वायर वेल ट्रेंड एंड वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़। अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक वेल ट्रेंड और वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना, एक्वायर करना। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज़ काम करेंगे तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल है वो ईजिली पूरे हो जाएंगे। टू प्रोवाइड एम्प्लॉयज़ जॉब सेटिस्फैक्शन। एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है। तो अगर एम्प्लॉयज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, अगर वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई नहीं होगा तो आप उसको रिटेन करके नहीं रख पाओगे। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में काम करने से खुश नहीं है तो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा नहीं कर सकते। तो इसलिए एचआरएम के अंदर जॉब को सेटिस्फाई करने के लिए एम्प्लॉयज़ की ओर ध्यान दिया जाता है ताकि वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई रहे। जॉब सेटिस्फेक्शन देने के लिए उनको अलग अलग तरह की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं ताकि उनको लंबे टाइम तक रिटेन किया जा सके कंपनी के अंदर। ठीक है बच्चे। टू डेवलप एंड मेंटेन अ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। जो वर्क लाइफ है उसको डेवलप करना, उसको मेंटेन करके रखना, उसकी क्वालिटी को अच्छा बनाना। टू कम्युनिकेट एचआर पॉलिसीज टू ऑल एम्प्लॉयज़। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अलग अलग ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ होती हैं। ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन में कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता है, तो इसके बारे में एम्प्लॉयज़ को बताना, कम्युनिकेट करना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। देखो कुछ चैलेंजेस हैं। क्या है? एम्प्लॉयज़ एक्सपेक्टेशन। आपको पता है कि आज के जो ह्यूमन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, बहुत हाई एडवांस हो गया है ना। आज के एम्प्लॉयज़ की और पहले के एम्प्लॉयज़ में बहुत फ़र्क हो गया। आज का एम्प्लॉय है बहुत ज़्यादा उसकी एक्सपेक्टेशन हो गई है। आज के एम्प्लॉय मतलब बहुत ज़्यादा सैलरी चाहता है, सैलरी के साथ साथ बहुत ज़्यादा और इंसेंटिव वगैरह चाहता है। तो उनके एम्प्लॉयज़ की जो एक्सपेक्टेशन है उनको पूरा करना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर कंपोजिशन ऑफ वर्कफोर्स, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। साइज ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय का कितना साइज़, कितने एम्प्लॉयज़ रखने हैं, नंबर ऑफ़ कितने एम्प्लॉय रखने हैं, ये भी आजकल बहुत ज़्यादा मतलब ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है तो ज़्यादा नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है, तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस की ज़रूरत होती है, रिक्रूटमेंट करना, सिलेक्शन करना। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। चेंजेस इन टेक्नोलॉजी में चेंज आ रहा है। लाइफस्टाइल चेंजेस, ये सारे क्या है? ह्यूमन रिसोर्स के चैलेंजेस है, जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर एक बहुत बड़े चैलेंज निकल कर आए हैं। ठीक है। उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर ही अगर हम ह्यूमन रिसोर्स हैं
उसको एक्वायर करना चाहते हैं, तो क्या क्या करोगे? सबसे पहले आप अपनी जॉब को एनालाइज करोगे कि आपकी जो जॉब है, जिस जॉब के लिए आपको ह्यूमन रिसोर्स अपॉइंट करने हैं, तो किस तरीके की जॉब है, किस तरीके के एम्प्लॉयज़ आपको चाहिए उसके लिए। तो देखो, इट इज़ अ सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन, ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है ऑफ द टास्क, ड्यूटीज़ एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसके अंदर सिस्टमेटिक ढंग से इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, किसके रिगार्डिंग? टास्क के रिगार्डिंग, ड्यूटीज़ के रिगार्डिंग और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के रिगार्डिंग, नेसेसरी टू डू, जो कि एक जॉब के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन होता है टास्क का, ड्यूटीज़ का और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, नेसेसरी टू डू, जो कि एक जॉब को पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। अब देखो, जॉब एनालाइज है, उसके अंदर 3 बातों को शामिल किया गया है: जॉब टास्क, जॉब ड्यूटीज़ एंड जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। जॉब का जब एनालाइज किया जाता है कि किस तरीके की जॉब है, उसके लिए किस तरीके का काम, वो किस तरीके का वर्क फोर्स है, किस तरीके का काम किया जाएगा, किस तरीके का टास्क है, उस पर उस काम को करने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये सब एनालाइज किया जाता है किसके अंदर? जॉब के अंदर, कि क्या टास्क है, उस टास्क को करने के लिए कौन कौन से और सेवरल टास्क को करना पड़ेगा, और उसको टास्क को करने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या क्या ऑब्लिगेशंस है जो पूरे करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, जॉब टास्क। जॉब टास्क के अंदर क्या होता है? इट इज़ एन आइडेंटिफिकेबल वर्क एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। अब मान लो आपकी कंपनी में एक अकाउंटेंट है, ठीक है, तो अकाउंटेंट का काम क्या होएगा? अकाउंटेंट का काम होएगा कि जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनकी सैलरी वैलरी को रिकॉर्ड करके रखना, उनकी सैलरी बनाना मंथली। तो इसके अंदर क्या होता है? जॉब टास्क, उसको एक पर्टिकुलर जॉब टास्क दे दिया जाता है अकाउंटेंट की कि तेरा काम है हर मंथ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी को बनाना। तो ये उसका क्या हो गया? टास्क हो गया। अब जॉब ड्यूटीज़ के अंदर क्या आता है? टारगेट वर्क सेगमेंट कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल टास्क। इसके अंदर और सारे टास्क को शामिल किया जाता है। अब अकाउंटेंट का काम केवल सैलरी तो बनाना होगा नहीं, बाकी सारे डाटा को भी कलेक्ट करना होगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितने रिवेन्यूज हो रहे हैं, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो जॉब ड्यूटीज़ के अंदर जॉब टास्क के साथ साथ और भी ड्यूटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, और भी टास्क पूरे किए जाते हैं, तो उसे बोलते हैं जॉब ड्यूटीज़। और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए, जॉब को परफॉर्म करने के लिए ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म, कि क्या क्या आपकी ड्यूटी बनती है, क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू परफॉर्म टास्क। एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए क्या क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। मान लो एक आप अकाउंटेंट हो, तो अकाउंटेंट तो हो, आपका काम है सैलरी को बनाना, तो उस सैलरी को बनाने, वो काम को करने के लिए आपके क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, आपको किन किन चीज़ों को पूरा करना पड़ेगा। ऑन टाइम सारा डाटा मतलब कलेक्ट करके रखना। अब एक अकाउंटेंट है, उसका काम सैलरी बनाने का है, तो सैलरी कब बनाएगा? जब वो उनकी अटेंडेंस को रखेगा कि किस टाइम वो आए हैं, कितने दिन आए हैं, कितने दिन की छुट्टी है। तो ये क्या उसकी ऑब्लिगेशन है कि सारे एम्प्लॉयज़ का डाटा कलेक्ट करना, डैट इज़ द ऑब्लिगेशन ऑफ अ अकाउंटेंट। तो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो जो ऑब्लिगेशंस करने पड़ते हैं, डैट इज़ जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ओके बच्चे, उसके बाद होता है जॉब एनालिसिस यूज। अब हम जॉब का एनालिसिस क्यों करते हैं, क्यों आप जॉब विश्लेषण करते हो? आप अपने कंपनी के अंदर जो जॉब है उसको एनालाइज क्यों करते हो, क्यों ड्यूटीज़, टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को असाइन करते हो? ताकि आपका जो गोल है ईजिली पूरा हो सके और अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स जॉब को लोगों को दिया जा सके, एम्प्लॉयज़ को अलॉट किया जा सके। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले जॉब एनालिसिस है, उसके यूज़ क्या है? ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग करने के लिए, फिर रिक्रूटमेंट करने के लिए कि रिक्रूटमेंट के अंदर ये देखोगे कि कौन सी जॉब के लिए आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है ना। तो रिक्रूटमेंट के लिए भी आपको जॉब एनालिसिस करना पड़ता है। फिर सिलेक्शन के लिए भी, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, काउंसलिंग के लिए, एम्प्लॉय सेफ्टी के लिए, परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए, जॉब डिज़ाइन के लिए, जॉब एवोल्यूशन के लिए, इन सब एक ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे काम करने के लिए जॉब का एनालाइज करना पड़ता है। जॉब का एनालाइज का मतलब ही ये होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एम्प्लॉय द्वारा क्या क्या टास्क, क्या क्या ड्यूटी और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ परफॉर्म की जाएंगी। मतलब जॉब एनालिसिस के अंदर 3 चीज़ों को शामिल किया, TDR, टास्क, ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ठीक है, और उसके एनालाइज के, उसको जॉब एनालिसिस के क्या क्या यूज़ होते हैं कि उसके अकॉर्डिंग ही हम एम्प्लॉयज़ को उनका रिक्रूटमेंट कर सकते हैं, उनका सिलेक्शन कर सकते हैं, उनके डेवलपमेंट कर सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनका परफॉर्मेंस एवल्यूशन कर सकते हैं, उनको सेफ्टी प्रोवाइड कर सकते हैं, उनकी काउंसलिंग कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, उसके बाद है प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिस्ट।
आप क्या क्या जॉब एनालिसिस का प्रोसेस है, आप अपनी कंपनी में जॉब को एनालाइज कर रहे हो तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपको एम्प्लॉय को एक्वायर करना है, सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करोगे कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें किस तरीके का काम है, क्या गोल है उसके सारे। सबसे पहले आप ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करोगे। ऑर्गेनाइजेशन का एनालिसिस करने के बाद सिलेक्शन और रिप्रेजेंटेटिव पॉजिटिव टू बी एनालाइज। उसके बाद आप क्या करोगे? रिप्रेजेंटेटिव का सिलेक्शन करोगे। फिर कलेक्शन ऑफ जॉब एनालिसिस डाटा, फिर डाटा को कलेक्ट करोगे। फिर प्रिपरेशन ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके बाद जॉब डिस्क्रिप्शन बनाओगे। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सारा जॉब से रिलेटेड डाटा होता है कि किस तरीके की जॉब है, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, क्या मतलब जॉब का कंटेंट क्या है, जॉब का टाइटल क्या है, जॉब की समरी क्या है, जॉब की एक्टिविटीज़ क्या है, क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म करनी पड़ेगी ये पर्टिकुलर एम्प्लॉय को। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन होती है। और जॉब स्पेसिफिकेशन में जो जॉब करने वाला एम्प्लॉय है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए, ये सारा जॉब स्पेसिफिकेशन में गिवन होता है। तो देखो, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस डाटा। अब आपको जॉब से रिलेटेड जो डाटा है उसको कलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे? या तो उनका इंटरव्यू ले सकते हो, या एक्सपर्ट्स की राय ले सकते हो एक्सपर्ट से, या डायरी मेथड। आपको पता है ना कि ऑर्गेनाइजेशन में सब एम्प्लॉयज़ अपनी डायरी लिखते हैं, तो डायरी मेथड का यूज़ करके भी आप डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। जॉब परफॉर्मेंस के बेसिस पे भी, पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे, या क्वेश्चन अराइज करके, क्वेश्चनेयर मेथड से भी आप क्या कर सकते हो? जॉब एनालिसिस डाटा को कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है बच्चे। अब देखो, जॉब डिस्क्रिप्शन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म। ये जॉब डिस्क्रिप्शन की जो टर्म है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जॉब डिस्क्रिप्शन किसे कहते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको बताया था कि जॉब से रिलेटेड सारी डाटा डिटेल होती है। ठीक है, क्या जॉब से रिलेटेड सारी डिटेल होती है कि प्रोवाइड डिटेल अबाउट जॉब कंटेंट, कि जॉब से रिलेटेड जॉब का कंटेंट क्या है, कैसा एनवायरनमेंट मिलेगा जॉब करने के लिए, क्या कंडीशन होएगी एम्प्लॉयमेंट की, डिफाइंस द पर्पस एंड स्कोप ऑफ अ जॉब, और क्या पर्पस है, क्या स्कोप है जॉब का, ये सारा क्या होता है जॉब डिस्क्रिप्शन में दे रखा होता है। क्या कंटेंट है, क्या एनवायरनमेंट है, क्या एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन है, और क्या स्कोप और पर्पस है जॉब का। उसके बाद होता है मेन, इसमें क्या क्या कंटेंट शामिल होता है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैंने आपको बताया जॉब का टाइटल क्या है, जॉब की समरी, जॉब की एक्टिविटीज़, कैसा एनवायरनमेंट होगा, क्या कंडीशंस होंगी, कैसा सोशल एनवायरनमेंट होगा। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन का क्या पर्पस है? टू डिफ्रेंशिएट द जॉब फ्रॉम अदर जॉब। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर एक पर्टिकुलर जॉब के बारे में पूरा डाटा होता है कि किस तरीके की जॉब होगी। एक पर्टिकुलर, मान लो एक सेल मैनेजर की जॉब है, तो उसका सारा डाटा होगा कि सेल से रिलेटेड क्या क्या काम आपको करना पड़ेगा, है ना। तो इसका मेन पर्पस होता है कि एक पर्टिकुलर जॉब को दूसरी जॉब से अलग करना। तो इसका मेन पर्पस क्या है? टू डिफ्रेंशिएट द जॉब फ्रॉम अदर जॉब, कि एक पर्टिकुलर जॉब को दूसरी जॉब से अलग करना। डेट इज द मेन पर्पस ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन। फिर है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बताया कि इसमें जॉब से, कि जो जॉब है, जो जॉब होल्डर है, जो जॉब करेगा उस पर्टिकुलर पोस्ट पे, तो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, क्या क्या एबिलिटीज़, क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। तो देखो क्या होता है, ह्यूमन स्किल्स, क्या क्या ह्यूमन स्किल्स होनी चाहिए जॉब परफॉर्म करने वाले में। नीडेड फॉर सेटिस्फैक्ट्री जॉब कंप्लीशन, ताकि वो एक जॉब की कंप्लीशन को, जो जॉब को अच्छे ढंग से सेटिस्फैक्ट्री तरीके से कंप्लीट कर सके। की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड टू डू द जॉब सक्सेसफुली, क्यों जरूरत होती है, क्या की, ताकि वो जॉब को सक्सेसफुली पूरा कर सके। इसमें किस किस एट्रीब्यूट्स पर ध्यान दिया जाता है? क्या एजुकेशन होनी चाहिए एम्प्लॉय के अंदर, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या स्किल होनी चाहिए, क्या नॉलेज होनी चाहिए उसकी, क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। याद रखना, जॉब डिस्क्रिप्शन में जॉब से रिलेटेड सारा होता है कि किस तरह की जॉब होगी, क्या एनवायरनमेंट होगा, क्या कंटेंट होगा, क्या एक्टिविटीज़ होंगी। बट जॉब स्पेसिफिकेशन में जो जॉब होल्डर है, जो जॉब करेगा, पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करेगा, उससे रिलेटेड डाटा होता है कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, किस तरीके की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। लाइक अब आपको HPSC PGT स्क्रीनिंग का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, तो उससे पहले आपने जब फॉर्म फिल किया था तो उसके बाद उसके अंदर आ गया था ना कि जिन लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है प्लस BEd कर रखा है प्लस एचटेट कर रखा है, वो लोग ही इस जॉब के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या है? जॉब स्पेसिफिकेशन होता है। क्या होता है? जॉब स्पेसिफिकेशन होता है, जिसमें जॉब से रिलेटेड सारा बता रखा था कि उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, प्लस में BEd होनी चाहिए, प्लस में एचटेट सीटेट ये क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी वो जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डैट इज़ द जॉब स्पेसिफिकेशन, उसे हम क्या कहेंगे? जॉब
स्पेसिफिकेशन कहेंगे। ये क्या हो गया कैमरे में, ठीक है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, जॉब स्पेसिफिकेशन कहेंगे। अब उसके बाद है रिक्रूटमेंट। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग। अच्छा, रिक्रूटमेंट से पहले सेकेंड आपका टॉपिक है वो है मैन पावर प्लानिंग का। तो सबसे पहले मैन पावर प्लानिंग के कर लेते हैं। देखो, मैन पावर प्लानिंग में का मतलब क्या होता है, जो मैन पावर है, जो ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी प्लानिंग करना कि किस तरीके की ह्यूमन रिसोर्स की आपको ज़रूरत है। तो देखो क्या है, मैन पावर प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस होता है मैन पावर प्लानिंग, विच इंक्लूड, जिसके अंदर शामिल किया जाता है राइट क्वांटिटी ऑफ पीपल, कि कितने नंबर ऑफ पीपल की आपको ज़रूरत है। देखो, ज़्यादा होंगे तो भी कंपनी को नुकसान है, कम होंगे तो भी कंपनी को नुकसान है। ज़्यादा होंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, ज़्यादा पे करना पड़ेगा, कम होंगे तो प्रोडक्शन लेट होएगी, ऑर्गेनाइजेशन के गोल ऑन टाइम पूरे नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए मैन पावर की प्लानिंग करना एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़रूरी होता है। तो मैन पावर प्लानिंग का प्रोसेस होता है विच इंक्लूड, जिसके अंदर शामिल किया जाता है राइट क्वांटिटी ऑफ पीपल, कि कितनी क्वांटिटी में कितने नंबर ऑफ पीपल की आपको ज़रूरत है। राइट क्वालिटी ऑफ पीपल, कि किस तरीके के लोग इंसान की ज़रूरत है, किस तरीके के एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है ऑर्गेनाइजेशन में। जैसे क्या उनके अंदर स्किल्स होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए, किस टाइम पर ज़रूरत है। फॉर राइट जॉब, एक राइट जॉब करने के लिए कितने नंबर ऑफ पीपल की, किस क्वालिटी के पीपल की ज़रूरत है और किस टाइम पर ज़रूरत है, ताकि आपकी जॉब ऑर्गेनाइजेशन में जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जा सके। अब देखो कुछ, एक मिनट, अब देखो कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैन पावर प्लानिंग के। फॉर करेक्ट मैन पावर प्लानिंग है वो करी क्यों जाती है, मैन पावर प्लानिंग की जाती है एस्टिमेशन लगाने के लिए, अनुमान लगाने के लिए, कि हम इसके मैन पावर प्लानिंग के अंदर जो मैन पावर है उसका अनुमान लगाते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को गोल को पूरा करने के लिए, पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए, या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम को पूरा करने के लिए कितने एम्प्लॉयज़ की रिक्वायरमेंट है, कितने एम्प्लॉयज़ की, कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। फॉर नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन में की नीड के लिए। फॉर कंटिन्यूस प्रोडक्शन रन, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है वो कंटिन्यूस रन होता रहे, उसमें डिस्ट्रप्शन ना हो, वो रुके ना किसी वजह से, क्योंकि उसमें जो नंबर ऑफ मेंबर्स है, जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ है, वो ऑन टाइम रहे ना, वो ज़्यादा रहे ना वो कम रहे। इसलिए हम क्या करते हैं, मैन पावर की प्लानिंग करते हैं। फॉर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के लिए भी मैन पावर प्लानिंग की जाती है। फॉर सुइटेबल प्रोसेस, एक प्रोसेस सुइटेबल प्रोसेस के लिए, ताकि जो प्रोसेस है, जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अच्छे से पूरा हो जाए, इसलिए भी हम क्या करते हैं, मैन पावर प्लानिंग करते हैं। आप देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो प्लानिंग, वो सबसे पहले परफॉर्मेंस लेवल, जो मैन पावर प्लानिंग में है, कई बार परफॉर्मेंस लेवल भी अफेक्ट करता है। अब परफॉर्मेंस लेवल कैसे अफेक्ट करेगा, मान लो आपने अंदाज़ा लगाया, आपने एस्टिमेशन लगाया कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको अपनी कंपनी में 50 एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, बट हो सकता है कि आपके कंपनी में इतनी अच्छे स्किल्स वाले, इतनी अच्छी एबिलिटी वाले एम्प्लॉयज़ हैं कि वो अपना काम समझ के कर रहे हैं, और 40 ही मेंबर इतने अच्छे से ढंग से काम कर रहे हैं कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो पूरा हो रहा है। तो आपने 10 मेंबर हैं वो ज़्यादा फालतू लगा लिया ना, उनको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो इससे आपकी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। तो कई बार ये एस्टिमेशन गलत हो जाता है, क्योंकि उनके परफॉर्मेंस लेवल का हमें पता नहीं होता, और जिससे एस्टिमेशन होता है वो गलत हो जाता है। शिफ्ट में कि किस शिफ्ट में कितने मेंबर्स की ज़रूरत है, कितने मैन पावर की प्लानिंग है, ये भी कई बार हम अंदाज़ा लगाते हैं वो गलत लगा लेते हैं। फिर वर्किंग आवर्स में क्या होते हैं कि किस वर्किंग आवर्स में कितने मैन पावर की ज़रूरत है। जैसे आपको पता है मॉर्निंग शिफ्ट होती है, इवनिंग शिफ्ट होती है, तो कई बार तो एम्प्लॉयज़ होते हैं 8 घंटे काम करते हैं, और 8 घंटे में भी बहुत कम काम करते हैं, और कई एम्प्लॉयज़ होती हैं 8 घंटे काम में भी इतना प्रोडक्शन कर देती हैं बहुत अच्छा। तो कई बार वर्किंग आवर्स होते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को वर्किंग आवर्स टारगेट कर लेते हैं कि एम्प्लॉय 8 घंटे काम करेगा और इतनी यूनिट प्रोड्यूस करेगा, बट वो इतनी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करता, तो ये वर्किंग आवर्स का भी, ये भी फैक्टर है। और टाइप ऑफ प्रोडक्शन की किस तरीके के प्रोडक्शन हो रहा है, ये भी एक मतलब एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मैन पावर प्लानिंग को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये सारे क्या है फैक्टर जो कि मैन पावर प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूटमेंट किसे कहते हैं। देखो, रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस होता है, क्या होता है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ऑफ सर्चिंग, जिसमें कि ढूंढा जाता है, सर्च किया जाता है, रिक्रूटमेंट के अंदर ढूंढा जाता है ना। अब आपको एचपीएससी क्या कर रहा है, टीचर्स को अपॉइंट करने के लिए कैंडिडेट्स को ढूंढ रहा है, टीचर्स को ढूंढ रहा है, कि ताकि उसको
एक हाईली एजुकेटेड टीचर मिल सके, इसलिए वो क्या कर रहा है, एचपीएससी ढूंढ रहा है टीचर्स को। हरियाणा में गवर्नमेंट स्कूल में टीचर उसको रखने हैं, तो उसके लिए रिक्रूटमेंट निकाली हुई है उसने, है ना। तो ये क्या होता है, सर्च करने की, लोकेट करने की और एनकरेज करने की पोटेंशियल एप्लीकेंट, जो उस जॉब के लिए पोटेंशियल है, उस एप्लीकेंट को सर्च करना, उसको सही प्लेस पर लोकेट करना, उसको एनकरेज करना कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए अप्लाई करे। टू अप्लाई फॉर एग्जिस्टिंग और एंटिसिपेटिंग जॉब ओपनिंग, कि जॉब रिक्रूटमेंट के अंदर एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाता है, सर्च किया जाता है, लोकेट किया जाता है, ताकि वो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काम करें, उसमें काम करने के लिए एनकरेज हो, इसलिए उसको क्या किया जाता है, एनकरेज किया जाता है। रिक्रूटमेंट इज डिस्कवरिंग द सोर्स फ्रॉम वेयर पोटेंशियल एम्प्लॉयज में बी सेलेक्टिव। रिक्रूटमेंट के अंदर क्या किया जाता है, एक डिस्कवरिंग, एक खोज करने का सोर्स है, जिसके अंदर हम पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ का मतलब जो ज़रूरत से ज़्यादा जिसमें एबिलिटी हो, वो एम्प्लॉयज़ को हम सेलेक्ट कर सके। तो रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है वो एक डिस्कवरिंग प्रोसेस है, खोजबीन करने का, सर्चिंग प्रोसेस है, जिसके हम अंदर हम पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ को सर्च करते हैं, ताकि एक अच्छे से अच्छे एम्प्लॉयज़ को हम उस ऑर्गेनाइजेशन में रख सके। ठीक है बच्चे। अब जब रिक्रूटमेंट आप लोग करते हैं तो कुछ चैलेंजेस आते हैं। अब ये तो है नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के पास बराबर कैपिटल होती, इंट्रोड्यूस करते हैं, बराबर कैपिटल लगाते हैं, या मतलब हर कोई छोटे लेवल पे होती है, कोई बड़े लेवल पे होती है। तो जब भी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया जाता है तो कुछ चैलेंजेस होते हैं उनके सामने। कैसे, लिमिटेड बजट, कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होती है कि उनके पास इतना प्रॉपर पैसा नहीं होता कि वो हाईली मतलब रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में ज़्यादा पैसा खर्च कर सके, तो वो इंटरनली क्या कर लेते हैं, रिक्रूटमेंट कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर अनएट्रैक्टिव जॉब, कई बार जॉब ऐसी होती है कि अट्रैक्टिव नहीं होती। मान लो कोई ऑपरेशनल और मैनेजमेंट की है, थर्ड क्लास जॉब है, तो उसके लिए कैंडिडेट्स को सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कई जॉब अनएट्रैक्टिव होती हैं, तो उस जॉब पर रखना भी बहुत मुश्किल का टास्क होता है। पुअर इमेज, कई बार एंटरप्राइज होती है, उसकी इमेज बेकार बनी होती है, वहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर सैलरी टाइम पर नहीं मिलती है, यहाँ पर जो मैनेजर है उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो उस और एंटरप्राइज के अंदर रिक्रूटमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करना, उनको एनकरेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कंजर्वेटिव इंटरनल पॉलिसीज़, कुछ इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं, वो भी बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती हैं। रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़ ऑफ गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं, रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज़, जो भी रिक्रूटमेंट का चैलेंज है। जैसे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मतलब 3 पीपल हैंडीकैप्ड होने चाहिए, फिजिकली हैंडीकैप्ड होने चाहिए। तो अब आपको ऐसे पीपल को अपॉइंट करना, उनको रिक्रूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ चैलेंजेस होते हैं जो रिक्रूटमेंट के अंदर क्या होते हैं, रिक्रूटमेंट के दौरान फेस करने पड़ते हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद क्या होता है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आप रिक्रूटमेंट कैसे कर सकते हो, इंटरनल सोर्स भी होता है, एक्सटर्नल सोर्स भी होता है। रिक्रूट करने का आप रिक्रूटमेंट कर सकते हो, भर्ती कर सकते हो। भर्ती कैसे कर सकते हो, आपने देखा होगा ना, HKRN कुछ रिक्रूटमेंट HPSC कैसे कर रहा है, कुछ तो HKRN के थ्रू कर रहा है और कुछ एग्ज़ाम लेके कर रहा है, कुछ डायरेक्ट इंटरव्यू से हो रही है, कुछ एग्ज़ाम लेके हो रही हैं। तो इसी तरीके से रिक्रूटमेंट के अलग अलग सोर्सेज होते हैं, इंटरनल सोर्सेज होते हैं और कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज होते हैं कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन में से ही एम्प्लॉय को अपॉइंट कर लेता है, एक्वायर कर लेता है। और एक्सटर्नल सोर्सेज है मतलब बाहर दूसरे जगह से लोगों को अपॉइंट करता है, उनको एनकरेज करता है। तो इंटरनल सोर्स क्या होते हैं, पर्सन हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे पर्सन जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उन पर्सन में से क्या कर देता है, पर्सन्स को रिक्रूट कर लेता है। और एक्सटर्नल सोर्स में पर्सन अप्लाइड फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन से बाहर, इसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन से बाहर पर्सन है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है। इसके अंदर आते हैं रिट्रेंच एम्प्लॉयज़, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़, डिपेंडेंट ऑफ डिसीड एम्प्लॉय, ये सारे एम्प्लॉयज़ इसके साथ अंदर आते हैं। अब इसके क्या मेरिट है, जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं इसके मेरिट क्या होते हैं। मम्मी एसी चला देना, गर्मी लग रही है ना, चला बिजली खुल जाएगी। देखो, जो इंटरनल सोर्सेज होते हैं उसके क्या मेरिट हैं, क्या बेनिफिट्स हैं। इकोनॉमिकल होता है, अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में से ही एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लोगे तो वो इकोनॉमिकल होगा, सस्ता होगा। आपको इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म नहीं निकालना पड़ेंगे और लोगों को ट्रेनिंग भी नहीं देनी पड़ेगी, है ना।
बहुत सारे ऐसे होते हैं तो इकोनॉमिकल, ये सस्ता होता है। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट सस्ता माना जाता है, सूटेबल भी होता है, ईजी होता है, रिलायबल होता है, मोटिवेट होता है। एम्प्लॉयज़ इसके अंदर खुद ही मोटिवेट होते हैं, उनको ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले से ही खुद पता होता है, तो उनको कुछ बताने की, कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद है इसके डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में क्या होता है? इनब्रीडिंग होता है। इनब्रीडिंग मतलब ये होता है कि आप वहीं काम कर रहे हैं और वहीं की वहीं तक सिमट के रह जाते हैं, आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इनएफिशिएंट होता है और लिमिटेड चॉइस होती है। जितने ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उसी में से आपको चूज़ करना होता है, तो ये लिमिटेड चॉइस होती है। फिर आपके एक्सटर्नल सोर्स होते हैं जो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, जब हम एम्प्लॉयज़ को वो एनकरेज करते हैं कि वो अप्लाई करें, तो इसके अंदर उसके मेरिट्स क्या होते हैं? इंजेक्शन ऑफ फ्रेश ब्लड, आपको एक नया ब्लड मिल जाता है, नए नए लोग अप्लाई करेंगे, नए नए उनके अंदर स्किल्स होंगी, एबिलिटीज़ होंगी, तो आपको नए नए लोग मिल जाते हैं, जिसको बोलते हैं इंजेक्शन ऑफ फ्रेश ब्लड। वाइड चॉइस मोटिवेशनल फोर्स, आपको एक बहुत ज़्यादा चॉइस मिल जाएगी मोटिवेट करने की। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, वो क्या रहेंगे? आपको लंबे टाइम तक बेनिफिट्स देंगे। अगर आप एक पर्टिकुलर जॉब के लिए एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा एम्प्लॉय अपॉइंट करोगे तो उससे आपको लंबे टाइम तक बेनिफिट मिलेंगे, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट देते हैं। इसकी डीमेरिट होती है, एक तो ये बेटा थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। डीमोटिवेटिंग होता है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो उससे रूठ जाते हैं, तो ये कुछ डीमोटिवेट भी करता है। थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है क्योंकि इसके अंदर तो बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, वो फॉलो करना पड़ता है, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगी। अनसर्टेनिटी, कोई निश्चितता नहीं होती कि आपको एम्प्लॉय मिलेगा और जो आपने एम्प्लॉय रिक्रूट किया है वो आपको अच्छा ही मिलेगा, ठीक है, तो कोई सर्टेनिटी नहीं होती। उसके बाद है, एक मिनट रुको, उसके बाद है मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, कि रिक्रूटमेंट के क्या क्या मेथड्स हैं। इसके अंदर ना बेटा 10 मेथड है। वैसे तो इसके मेथड्स को जो क्लासीफाई किया गया है वो किया गया है इंटरनल मेथड, डायरेक्ट मेथड, थर्ड पार्टी मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। और वैसे इसके अंदर टोटल 10 मेथड आते हैं। तो इंटरनल मेथड, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही आप एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लोगे, ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही एम्प्लॉय को एक्वायर कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे कई बार एम्प्लॉय को प्रमोशन कर देते हैं, उनका ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनको वो अच्छा काम करने लग जाते हैं या उनका एक्सपीरियंस लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उनका प्रमोशन या ट्रांसफ़र करके भी उस सीट को फुल किया जा सकता है, उस वैकेंट सीट को फुल कर सकते हो। जॉब पोस्टिंग के अंदर क्या करती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो कंपनी के बुलेटिन बोर्ड पर एक नोटिस लगा देती है कि कंपनी में इस जगह पर वो सीट वैकेंट है, अगर कोई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय इसके लिए फॉर्म फिल करना चाहता है तो वो अप्लाई कर सकता है, तो उसे कहते हैं जॉब पोस्टिंग, जिसके अंदर बुलेटिन बोर्ड पर जो वैकेंट पोस्ट होती है उसके बारे में सारा नोटिस बोर्ड पर लगा दिया जाता है, और जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय होते हैं वो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एम्प्लॉय रेफरल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, उसके रेफरेंस वो दे देता है कि ये मेरा चाचा का लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, आप इसको रख लो, तो इसे बोलते हैं एम्प्लॉय रेफरल। कैंपस रिक्रूटमेंट क्या होता है, जिसमें क्या आपने देखा होगा कि कैंपस में जाके, कॉलेज में जाके मतलब प्लेसमेंट करके आते हैं, कैंपस से ही प्लेसमेंट कर लाते हैं। जैसे आपने देखा है MBA हैं, MTech वाले बच्चे हैं, बड़े बड़े कॉलेज से ही कैंपस प्लेसमेंट दिलाते हैं, वहीं पर कंपनियां पहुंच जाती हैं अपनी टीम को लेकर और वहीं से ही बच्चों को रिक्रूट कर लेती हैं, ठीक है। बच्चों को मतलब वहीं से ही उनका, वो बच्चे हैं वहाँ पे उनका इंटरव्यू वगैरह ले लेते हैं, वहीं से ही सिलेक्शन हो जाता है। और उसके बाद है थर्ड पार्टी मेथड। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म, कुछ फर्म्स बना दी जाती हैं जिनके पास होता है ना कैंडिडेट्स का प्रोफाइल होती है, पूरा कैंडिडेट का डाटा होता है कि क्या उनका नाम है, कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, और उसके थ्रू कंपनी जिस ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है वो उनसे कॉन्टेक्ट कर लेती है, वो उनको सारा डाटा दे देती है, तो उसे बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट सर्च फर्म। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस में क्या होता है बेटा कि जो ये इस तरीके में होता है कि पहले से ही एम्प्लॉयज़ हैं, जो बेस्ट एम्प्लॉयज़ हैं उनका इंटरव्यू लेके रखती हैं फर्म। एम्प्लॉयमेंट फर्म्स होती है पहले से ही कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेके रखती हैं, और जब भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस को एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होती है पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो वहाँ से वो जो कैंडिडेट्स को हायर कर लेती हैं। गेट हायरिंग में आपको पता है गेट वॉक इन इंटरव्यू होते हैं, गेट से ही हायर कर लिया जाता है ना, मतलब गेट पर नोटिस बोर्ड लगा दिया जाता है। ये जो गेट हायरिंग का प्रोसेस होता है ना बेटा, जैसे मान लो आपको थोड़ा सा ही काम है, 7 दिन के लिए आपको कोई कैंडिडेट चाहिए अपनी कंपनी में एक पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए, तो गेट हायरिंग का प्रोसेस उस टाइम पूरा करा जाता है कि गेट पर आ जाते हैं कि भाई अगर आपको ज़रूरत हो तो हम आपका ये काम कर सकते हैं, गेट पर नोटिस लग जाता है। ये जो होते हैं ना, ये थर्ड क्लास जॉब के लिए होता है, जो गेट हायरिंग का प्रोसेस होता है ये थर्ड क्लास जॉब के लिए होता है, जो C ग्रेड की जॉब होती है ना उसके लिए होता है।
अनसॉलिसिटेड एप्लीकेंट, ये वॉक इन इंटरव्यू होता है, डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू भी रिक्रूट कर सकते हैं। इंटरनल रिक्रूटिंग भी होती है। फिर इनडायरेक्ट मेथड में एडवर्टाइजमेंट करके आता है ना, आपके न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट आता है कि इस एंटरप्राइजेज में इस जॉब पर इतने नंबर ऑफ पोस्ट है, वैकेंट है, अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। न्यूज़पेपर में आपने देखा हो ना, एडवर्टाइजमेंट आता है कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में इतने एम्प्लॉयज़ की जो रिक्वायरमेंट है, इस पर्टिकुलर जॉब की इस पर्टिकुलर पोस्ट पर रिक्वायरमेंट है, अगर आपके पास ये एलिजिबिलिटी है तो आप एबल हैं, आप उसके लिए मतलब अप्लाई कर सकते हैं। तो इसे बोलते हैं एडवर्टाइजमेंट के थ्रू करना। ठीक है, ये तो आपके थे मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिलेक्शन। सिलेक्शन का मतलब होता है सेलेक्ट। सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? चूज़ करना, चुनना। सिलेक्शन भी एक प्रोसेस होता है। किस चीज़ का प्रोसेस होता है? एक मिनट रुको। सिलेक्शन एक प्रोसेस होता है किस चीज़ का? ऑफ पिकिंग कैंडिडेट, कैंडिडेट को पिक करना, चुनना। हु हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जिसके पास जो हमें क्वालिफिकेशन चाहिए, जिस क्वालिफिकेशन का, जिस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एम्प्लॉय हमें चाहिए, उसको पिक करना। टू फिल जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन, जो वैकेंट जॉब है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जो वैकेंट जॉब पड़ी हुई है, उसको फिल करने के लिए एम्प्लॉयज़ को पिक करना। दोबारा सुन लो, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ वैकेंट पोस्ट है, ठीक है, उसके लिए आपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस अप्लाई किया। उस जॉब को फिल करने के लिए जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आपको चाहिए, तो उसके लिए आप कैंडिडेट को क्या करोगे? पिक करोगे। तो उस कैंडिडेट को पिक करना ही क्या कहलाता है? सिलेक्शन कहलाता है। आप एक एक वर्ड का मीनिंग समझना देखो, फिर आप खुद लिख सकते हो। सिलेक्शन इज अ प्रोसेस, सिलेक्शन एक प्रक्रिया है। और पिकिंग, पिक करना कैंडिडेट को, हु हैव रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, जिसके अंदर एक रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है, जो कि एक पर्टिकुलर जॉब जिसके लिए आपको एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है, उस जॉब को फिल करने के लिए, उस वैकेंट जॉब को फिल करने के लिए, तो उस एम्प्लॉय को पिक करना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है बच्चे, इसका पर्पस क्या होता है? सिलेक्शन क्यों किया जाता है? ताकि एक जो हमारी वैकेंट जॉब है, उस पर हम एक सुइटेबल एम्प्लॉय को चूज़ कर सके, सेलेक्ट कर सके, ताकि एक अच्छे से अच्छे, एक फुल पोटेंशियल एम्प्लॉय को उस जॉब पर अपॉइंट करके हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को ईजिली पूरा कर सके। तो टू पिक अप द मोस्ट सुइटेबल कैंडिडेट हु वुड बेस्ट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब एंड द ऑर्गेनाइजेशन, कि पिकअप करना किसको? मोस्ट सुइटेबल, जो सबसे ज़्यादा सुइटेबल हो उस पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए। हु वुड बेस्ट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, जो कि जो जॉब की रिक्वायरमेंट हो उसको बहुत अच्छे से पूरा कर रहा हो और हमारी ऑर्गेनाइजेशन के भी गोल्स को पूरा करने के लिए एबल हो। अब देखो, रिक्रूटमेंट वर्सेस सिलेक्शन। कुछ बच्चे सोचते हैं कि रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक ही होता है, बट रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक नहीं होता। जो रिक्रूटमेंट होता है वो पॉजिटिव प्रोसेस होता है। उसका एम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब सीकर्स हैं उनको अपनी जॉब के लिए, एक पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए एनकरेज करना। रिक्रूटमेंट के अंदर तो एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाता है, उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि वो जॉब के लिए अप्लाई करें। तो रिक्रूटमेंट एक पॉजिटिव प्रोसेस है। जैसे HPSC ने फॉर्म निकाले तो उसने बस एक नॉर्मल कंडीशन रख दी कि ये कंडीशन चाहिए, तो उसके लिए उसमें तो वो अट्रैक्ट कर रहा है। बट जब सिलेक्शन होगा तो वो क्या होगा? नेगेटिव प्रोसेस होगा, उसमें कुछ एम्प्लॉयज़ को बाहर निकाल दिया जाएगा जो उस जॉब के लिए एबल नहीं होंगे। तो ध्यान रखना, जो रिक्रूटमेंट है वो तो पॉजिटिव प्रोसेस है और जो सिलेक्शन है वो नेगेटिव प्रोसेस है। रिजेक्टिंग अनफिट कैंडिडेट, जो कैंडिडेट उस पर्टिकुलर जॉब को पूरा करने के लिए फिट नहीं है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट के अंदर से क्या किया जाता है? बाहर निकाल दिया जाता है। अब सिलेक्शन किया जाता है तो उसका कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले रिसेप्शन, ठीक है। अब रिसेप्शन के अंदर मान लो आप एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कुछ वैकेंट पोस्ट है, उसके लिए आपने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है, ठीक है। अब एम्प्लॉय है उस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है और वो सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट के पास जाएगा। अगर वहाँ का रिसेप्शनिस्ट है उस बंदे से अच्छे से बात नहीं करेगा तो उस ऑर्गेनाइजेशन की क्या इमेज होगी? तो हमेशा कहते हैं ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो रिसेप्शन के अंदर ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन में जिससे वो मिलता है वो बंदा, उसको उसके साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करना चाहिए, उसको ऑर्गेनाइजेशन की बुराई नहीं करनी चाहिए। तो ये सब क्या होता है? रिसेप्शन के अंदर आता है। उसके बाद स्क्रीनिंग इंटरव्यू होता है। स्क्रीनिंग इंटरव्यू के अंदर मेनली थोड़ा बेसिक इंटरव्यू होता है, ये जूनियर HR के द्वारा लिया जाता है। इसके अंदर उनसे बेसिक नॉलेज पूछी जाती है, कहाँ क्या नाम है, क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ पर जॉब करते थे, कुछ स्क्रीनिंग, कुछ बेसिक सा इंटरव्यू लिया जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन ब्लैंक, इसके अंदर उन्हें बेटा एक फॉर्म दिया जाता है, ब्लैंक फॉर्म दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि आप इस फॉर्म को फिल करो।
ठीक है। इसके अंदर वो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं, जिसके अंदर उनसे पूछा जाता है कि आपका क्या नाम है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने कहाँ से किया। जैसे मान लो आपने अपना रिज्यूम बना लिया। अब रिज्यूम तो आपने बना लिया, पर हो सकता है उस रिज्यूम में आपने कोई चीज़ कहाँ लिख रखी है, कोई चीज़ कहाँ लिख रखी है ना। तो इस एप्लीकेशन ब्लैंक में एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, तो वो फॉर्मेट आपको फिल करके देना पड़ता है। उसके बाद आपका टेस्ट होते हैं, सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट के अंदर होता है इंटेलिजेंट टेस्ट आते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट आते हैं, अचीवमेंट टेस्ट आते हैं, साइमुलेशन टेस्ट आते हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट के अंदर एक जो एम्प्लॉय है जो आए हुए हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसका इंटेलिजेंसी को चेक करने के लिए, उसके मेंटल एबिलिटी को चेक करने के लिए इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। फिर होता है एप्टीट्यूड टेस्ट कि आपकी क्या रुचियाँ हैं, क्या अभिरुचियाँ हैं। फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, पर्सनैलिटी को चेक करने के लिए। फिर अचीवमेंट टेस्ट होता है, फिर साइमुलेशन टेस्ट होता है। ठीक है, कि साइमुलेशन टेस्ट के अंदर बेटा क्या होता है कि उनको कुछ सिचुएशन दी जाती है और फिर ये देखा जाता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में वो एम्प्लॉय किस तरीके का बिहेवियर करता है, वो होता है साइमुलेशन टेस्ट। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। टेस्ट के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू कई तरीके से हो सकता है। इनडायरेक्ट इंटरव्यू, जिसमें क्वेश्चन है पहले प्री डिटरमाइंड नहीं होते, जो मन में आए वही क्वेश्चन उनसे पूछ लिया जाता है। एक होता है डायरेक्ट इंटरव्यू, जिसमें क्वेश्चन से पहले से बना के रखे जाते हैं कि उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय से जॉब से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछने हैं। साइमुलेशन में वही कंडीशन होती है, ऐसे स्ट्रेस होता है। ऐसे पैनल इंटरव्यू, पैनल इंटरव्यू में आप एक साथ 5 बंदे बैठ जाते हैं, एक का क्वेश्चन खत्म नहीं होता, दूसरा पहले क्वेश्चन कर लेता है, वो होता है पैनल इंटरव्यू। उसके बाद उनका मेडिकल टेस्ट होता है। फिर पूछते हैं कि कहीं किसके रेफरेंस से आप आए हो, फिर उनके हायरिंग डिसीजन लिया जाता है। दिस प्रोसेस वेरी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग होता है। 1 मिनट, आप 2 मिनट वेट कर सकते हैं, मैं अभी गेट खोलाती हूँ एक बार, है ना। सॉरी बेटा, वेट करवाया मैंने आपको। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, पर कई बार इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, कोई आ जाता है तो। ठीक है, सॉरी उसके लिए। नाउ स्टार्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक, डेट इज़ ट्रेनिंग। देखो ट्रेनिंग, आप अपने एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट कर लिया। एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट वैकेंट थी, आपने उसके लिए रिक्रूटमेंट कर लिया। ठीक है, आपने फॉर्म्स वगैरह निकाल दिए।
फिर एक बेस्ट एम्प्लॉय को, एक सूटेबल एम्प्लॉय को सेलेक्ट कर लिया। अब हो सकता है कि वो एम्प्लॉय को आप काम जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम है वो ठीक से समझ नहीं आया हो, वो एबल तो है, जानता तो है, बट वो अच्छे से नहीं कर पा रहा हो, नहीं समझ पा रहा हो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन कई बार वेरी होता है। तो एम्प्लॉयज़ को क्या दोगे आप? ट्रेनिंग दोगी, ताकि उसकी स्किल्स को, उसकी एबिलिटी को एनहेंस कर सकें, इंक्रीज़ कर सके, ताकि वो और अच्छे से काम कर सके, और अच्छे से काम करेगा तो आपका प्रोडक्शन अच्छा होगा है, और आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल भी ईजिली पूरे हो जाएंगे। तो आप एम्प्लॉयज़ को आप क्या दोगे? रिक्रूट कर लिया, सेलेक्ट कर लिया, आप ट्रेनिंग दोगे। आप ट्रेनिंग देने की बारी आती है। तो ये ट्रेनिंग क्या है? इट इज़ एन एक्ट। क्या है ये? एक्ट है ऑफ इंक्रीजिंग। क्या इंक्रीज करने का? नॉलेज एंड स्किल। एक एम्प्लॉय है जिसको आपने सेलेक्ट करा है, उसकी नॉलेज को और स्किल को इंक्रीज करना फॉर द परफॉर्मिंग पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए एम्प्लॉय की नॉलेज को और स्किल को इंक्रीज करना, एनहेंस करना ट्रेनिंग कहलाता है। ट्रेनिंग के अंदर एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए एम्प्लॉय को एक उसकी नॉलेज को और स्किल को इंक्रीज करने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है बच्चे, देखो मेजर आउटकम ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के अंदर सबसे बड़ा आउटकम क्या निकल के आता है? लर्निंग। ट्रेनिंग के अंदर क्या करते हैं? लर्न करते हैं, सीखते हैं, काम करने का तरीका सिखाया जाता है। तो इसका एक मेन आउटकम क्या है? लर्निंग। ए ट्रेनी लर्न न्यू स्किल। जो ट्रेनिंग होता है, जिसको ट्रेनिंग दी जाती है, जो ट्रेनिंग को रिसीव करता है, वो क्या सीखता है? नई नई स्किल्स के बारे में सीखता है, यूज़फुल नॉलेज के गेन करता है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के दौरान वो नई नई स्किल्स को सीखता है और नॉलेज को गेन कर सकता है। डैट हेल्प्स हिम इम्प्रूव परफॉर्मेंस, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके। देखो कोई भी बच्चा होता है, आप हैं, आप बच्चे, आपको पढ़ाना आता है ना, बहुत अच्छा पढ़ाना आता है, फिर भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे ना, तो फर्स्ट टाइम आपको ना थोड़ी सी हेजिटेशन होगी। आप हैं, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप स्कूल में ही दे लीजिए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, पर फर्स्ट टाइम अगर जब भी आप प्रेजेंटेशन देंगे अपने बच्चों के सामने, तो आपको थोड़ी सी हेजिटेशन होगी। तो क्या किया जाता है बेटा? हेजिटेशन होती है, या आपको कई बार वहाँ का समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से पढ़ाना है, बहुत अजीब सा करिकुलम होता है, बहुत अजीब सा सब कुछ होता है। तो क्या होता है, तो एक टीचर्स को भी मतलब ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के अंदर उसको बताया जाता है कि इस तरीके से आपको बच्चों को ट्रेन करना है, इस तरीके से पढ़ाना है। तो जो आपके अंदर स्किल्स तो हैं, तभी तो आपका सिलेक्शन हुआ है। आपके अंदर स्किल भी है, आपके अंदर एबिलिटी भी है टीच करने की, बट आप उतने फुली पोटेंशियल से काम नहीं कर पा रहे। तो उसको, ताकि आप बहुत अच्छे से काम कर पाओ, इसलिए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को पूरा किया जा सके, इसके लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, ताकि जो आपके अंदर स्किल एबिलिटी पहले से है उसको इंक्रीज किया जा सके, एनहेंस किया जा सके। अब ट्रेनिंग के क्या बेनिफिट्स हैं? क्या बेनिफिट्स है? प्रेजेंट जॉब मोर इफिशिएंटली। जो आप जॉब कर रहे हो वो बहुत इफिशिएंटली मैनर में पूरा करो। ठीक है बच्चे, और प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर हायर जॉब। अब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो इससे आप क्या करोगे? हायर जॉब अचीव कर लोगे। अब अपने काम में सक्षम हो जाओगे, आप अपने काम में सक्षम हो जाओगे, बहुत अच्छे से दक्षता हासिल कर लोगे। जब आप अपने काम में दक्षता हासिल कर लोगे तो आप एक हायर जॉब को अचीव करने के एबल हो जाओगे। ठीक है बच्चे, अब पर्पस एंड नीड ऑफ ट्रेनिंग। अब ट्रेनिंग देने की ज़रूरत क्या होती है? जब आपके एम्प्लॉय में वो एबिलिटी थी, वो स्किल्स थी, तभी तो आपने उसका सिलेक्शन किया। सिलेक्शन ही आप तब करते हो जब एम्प्लॉय के अंदर क्या होती है? एबिलिटी होती है, स्किल होती है एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए। फिर ट्रेनिंग की क्यों ज़रूरत आई? तो ट्रेनिंग की ज़रूरत आई, क्यों आई? फॉर कंप्लीट द टास्क इफेक्टिवली। जो टास्क है उस टास्क को अच्छे से इफेक्टिवली ढंग से पूरा करने के लिए। टू प्रिपेयर हिम फॉर हायर लेवल जॉब, ताकि वो हायर लेवल की जॉब को भी परफॉर्म कर सके, है ना, आगे जाके वो ऊंची हायर जॉब को अचीव कर सके। टू कीप अपडेट विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन जॉब ऑपरेशन। आपको पता है टाइम टू टाइम है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी में चेंज आते हैं। आप देखो कोरोना टाइम में क्या हुआ था, बच्चे ऑनलाइन जूम ऐप के द्वारा क्लासेस दी जाने लग गई थी। अब हम लोगों को तो जूम ऐप हमने यूज़ नहीं किया था, तो हमें आता नहीं था, तो हम लोगों को भी ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी। तो टीचर्स मतलब अपडेट करना, जो एम्प्लॉय है उसको लेटेस्ट डेवलपमेंट के बारे में क्या करना? अपडेट करना। ठीक है बच्चे, आफ्टर ट्रेनिंग जॉब कैन बी रोटेट ऑफ एन एम्प्लॉय, ही कैन गेट हायर। अगर आपने एक बार ट्रेनिंग दे दी एम्प्लॉय को, तो आप उस एम्प्लॉय की जॉब को रोटेट भी कर सकते हैं। मान लो एक एम्प्लॉय है, वो मार्केटिंग मैनेजर का काम कर रहा है, तो उसको प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब दे सकते हो।
उसकी जॉब को आप रोटेट कर सकते हो, उसको हायर लेवल की जॉब प्रोवाइड कर सकते हो, उसका प्रमोशन कर सकते हो। ट्रेनिंग फिल्स द गैप, ट्रेनिंग है वो गैप को फिल करती है, किसका, व्हाट द एम्प्लॉयज हैड एंड व्हाट द जॉब डिमांड्स। ट्रेनिंग है वो एक गैप को फिल करती है कि एम्प्लॉयज़ के पास क्या एबिलिटी है और जॉब को किन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है और एम्प्लॉय के अंदर उसके लिए क्या एबिलिटी है। तो उसका जो गैप होता है उसको फिल करने का काम कौन करता है, ट्रेनिंग। ठीक है बच्चे। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, बहुत सारे लोग समझते हैं कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक होती है, पर बच्चे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक नहीं होती। आपने देखा होगा डेवलपमेंट विकास है, विकास कैसी प्रक्रिया है, एक गतिशील प्रक्रिया है। विकास है आपके जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। आपने पढ़ा होगा ना साइकोलॉजी के अंदर जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलने वाले प्रक्रिया होता है, बट ट्रेनिंग आपकी जीवन पर्यंत नहीं चलती। ट्रेनिंग तो आप एक पर्टिकुलर कोर्स की ट्रेनिंग देते हो, जिस कोर्स के लिए आपने, जिस जॉब के लिए आपने अपॉइंट किया उस जॉब की ट्रेनिंग दी जाती है। पर डेवलपमेंट में तो ओवर ऑल राउंड डेवलपमेंट शामिल होता है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट बोथ आर डिफरेंट। तो आज हम पढ़ेंगे कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट कैसे डिफरेंट होते हैं। कई बच्चे मेरे से पता है क्या कहते थे, मैम ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एक ही तो होता है। ट्रेनिंग में भी तो क्या किया जाता है, एबिलिटी को एनहांस किया जाता है, स्किल्स को एनहांस किया जाता है, और डेवलपमेंट में भी वही काम किया जाता है, बट बोथ आर डिफरेंट। देखो कैसे। ट्रेनिंग स्पेसिफिक स्किल बिहेवियर, ट्रेनिंग के अंदर क्या किया जाता है, एक स्पेसिफिक स्किल और बिहेवियर की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है। डेवलपमेंट मोर जनरल देन ट्रेनिंग, डेवलपमेंट क्या है, ट्रेनिंग से थोड़ा ज़्यादा है। एंड मोर ओरिएंटेड टू इंडिविजुअल नीड्स इन एडिशन टू ऑर्गेनाइजेशन नीड, डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है उसको तो पूरा करता ही करता है, साथ में जो इंडिविजुअल की नीड है, खुद की जो इंडिविजुअल की नीड है उसको भी पूरा करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी एबिलिटी वाला इंसान चाहिए, एम्प्लॉय चाहिए, वो उसको तो पूरा करेगा ही, साथ में जो इंडिविजुअल की खुद की जो नीड है ताकि वो आगे जाके अच्छी जॉब अचीव कर सके, वो भी डेवलपमेंट के अंदर पूरा किया जाता है। तो डेवलपमेंट है वो ट्रेनिंग से बहुत ज़्यादा है, ऊपर है। पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का पर्पस क्या होता है, टू प्रोवाइड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग डैट विल इनेबल पीपल, कि उनको नॉलेज प्रोवाइड करना, अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करना, डैट विल इनेबल, जो कि पीपल को इनेबल बनाती है टू कैरी आउट नॉन टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन, कि अगर हम एम्प्लॉयज़ को ट्रेन डेवलपमेंट मतलब एम्प्लॉयज़ का डेवलपमेंट करेंगे, एम्प्लॉयज़ को डेवलपमेंट मतलब हम जो डेवलपमेंट करेंगे एम्प्लॉयज़ का, तो इससे क्या होगा, टू प्रोवाइड नॉलेज एंड अंडरस्टैंड डैट विल इनेबल पीपल, जो एम्प्लॉय है उसको इनेबल करती है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो नॉन टेक्निकल फंक्शन है, जो उसकी फील्ड से रिलेटेड नहीं है, उसको भी वो परफॉर्म कर सके मोर इफेक्टिवली, अच्छे तरीके से पूरा कर सके। मान लो हमने एक एम्प्लॉय है, उसको मशीन चलाने की ट्रेनिंग दी, बट जब हम उसका डेवलपमेंट करेंगे तो उसके अंदर वो मशीन तो चलाएगा, साथ में हम उसको ये बताएंगे कि अगर मशीन ख़राब हो जाए तो आपको ऐसे करना है, या फिर आपको अगर किसी एम्प्लॉय से डिस्प्यूट हो जाता है तो आपको उसको कैसे सेटल करना है। तो इसके अंदर डेवलपमेंट के ट्रेनिंग के अंदर तो उसको मशीन चलाने की ट्रेनिंग दे दी कि हाउ टू ऑपरेट दिस मशीन, बट डेवलपमेंट के अंदर उसको ये बता दिया कि कैसे प्रॉब्लम को सोल्व करना है, कैसे किसी में डिसीजन लेना है, तो ये डेवलपमेंट के अंदर किया जाता है। ठीक है। तो ये कहते हैं कि जो डेवलपमेंट है वो मोर देन ट्रेनिंग होता है। अब ट्रेनिंग वन शॉट डील होती है। वन शॉट डील कैसे होती है, आपको पता होगा, ट्रेनिंग एक स्पेसिफिक टाइम में दी जाती है स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, बट डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, चलता रहता है, ऑनगोइंग प्रोसेस होता है। ट्रेनिंग इट प्रोवाइड्स टू मीट करंट जॉब इफेक्टिवली, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वो इसलिए प्रोवाइड की जाती है कि जो आपकी करंट जॉब है, जिस जॉब के लिए आपने एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया है, वो इफेक्टिवली मैनर से पूरा हो सके, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे हो सके। तो ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, जिस जॉब के लिए आपने एम्प्लॉय को फिल किया है वो जॉब इफेक्टिवली तरीके से पूरा हो सके। बट डेवलपमेंट में क्या हो सके कि करंट जॉब तो वो करें, करंट जॉब जिसके लिए उसे अप्लाई, जिसके लिए आपने उसको रखा है अपनी पोस्ट पे, वो तो वो करे ही करे, साथ में जो इंडिविजुअल खुद की नीड्स को भी पूरा कर सके। डेवलपमेंट के अंदर वो खुद की नीड को भी पूरा कर सकता है, बट ट्रेनिंग के अंदर जिस जॉब के लिए आपने रखा है, जिस करंट जॉब के लिए आपने रखा है, उसको इफेक्टिवली ढंग से पूरा करता है। बट डेवलपमेंट के अंदर वो उस जॉब को तो करता है, साथ में अपनी नीड्स को भी पूरा करता है। ट्रेनिंग इम्प्रूव स्पेसिफिक स्किल, ट्रेनिंग के अंदर कुछ स्पेसिफिक स्किल को इम्प्रूव करा जाता है जिसकी ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के अंदर एम्प्लॉय को जिस पर्टिकुलर फील्ड में ट्रेनिंग दी जाती है वही स्किल्स उसकी डेवलप होती हैं,
बट डेवलपमेंट में क्या होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट होता है, एक इंडिविजुअल का ऑल राउंड डेवलपमेंट शामिल होता है। अब फिलॉसफी ऑफ ट्रेनिंग, ट्रेनिंग की कुछ फिलॉसफी है, कुछ देखो क्या है फिलॉसफी। फिलॉसफी का मतलब कुछ प्रिंसिपल पर बेस है ट्रेनिंग। एक फर्स्ट ऑफ ऑल मोटिवेशन, सेकेंड है मॉडलिंग, थर्ड है रीइंफोर्समेंट, फोर्थ है फीडबैक, फिफ्थ है एक्टिव प्रैक्टिस, सिक्स्थ है स्पेस प्रैक्टिस। अब देखो क्या, हम जब भी आपको एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देनी है तो आपको सबसे पहले उनको मोटिवेट करना पड़ेगा, उनके इंटरेस्ट को क्रिएट करना पड़ेगा, ताकि वो ट्रेनिंग लेने के लिए एनकरेज करना पड़ेगा उनको, ताकि वो ट्रेनिंग लेने के लिए इच्छुक हो, है ना। अगर वो इच्छुक ही नहीं होंगे, वो मोटिवेट ही नहीं होंगे, तो फिर ट्रेनिंग देने का फ़ायदा क्या होगा, उनकी स्किल्स को कोई एनहेंस नहीं कर सकता। तो ट्रेनिंग देने से पहले उनको क्या करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए। मॉडलिंग, मॉडलिंग का मतलब ये इसमें ये होता है कि ट्रेनिंग के दौरान जो ट्रेनी को मतलब मॉडलिंग करके उसको जो काम करना है, जो पर्टिकुलर टास्क उसको पूरा करना है, उसको काम को करके दिखाया जाता है, सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको पूरा करना है, तो मॉडलिंग करके दिखाया जाता है। रीइंफोर्समेंट, उसको रीइंफोर्स भी किया जाता है, अगर उसको किसी पर्टिकुलर काम के लिए रीइंफोर्स किया जाता है, अगर वो अच्छा करता है तो कहता है शाबाश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे ढंग से समझ रहे हो। अगर वो नहीं समझ पाता, नहीं कर पाता, तो उसको पनिश भी किया जाता है, उसको फीडबैक दिया जाता है कि उसने कितना समझा, कितना नहीं समझा। एक्टिव प्रैक्टिस, उसको लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट भी ट्रेनिंग के अंदर आता है, उनको इस काम करने के लिए कहा जाता है। जैसे आपने वेस्टिबल ट्रेनिंग पढ़ा होगा, उसमें उनको बिल्कुल ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करके दिया जाता है जैसे वर्क प्लेस पर होता है, और उनको बोला जाता है कि आप अब काम करके दिखाओ, है ना। और स्पेस प्रैक्टिस, ये सब क्या होता है, फिलॉसफी है ट्रेनिंग के, ट्रेनिंग की फिलॉसफी कह लो या फिर उसके प्रिंसिपल्स कह लो। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, पढ़ा हुआ है टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, देखो क्या होता है, क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, टीम ट्रेनिंग, क्रिएटिव ट्रेनिंग, डाइवर्सिटी ट्रेनिंग। क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग के अंदर क्या होता है कि जो ट्रेनी होता है उसको अपने फंक्शन की तो ट्रेनिंग दी जाती है, साथ में उसे दूसरे फंक्शन की भी ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि फ्यूचर की नीड को पूरा किया जा सके, ताकि फ्यूचर में मान लो कि किसी दिन कोई एम्प्लॉय छुट्टी पे होता है तो वो उस टास्क को पूरा कर सके, उस टास्क को परफॉर्म कर सके। तो इसलिए उसको क्रॉस फंक्शनल ट्रेनिंग दी जाती है, अपने फंक्शन के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट की भी ट्रेनिंग दी जाती है। स्किल ट्रेनिंग के अंदर उसको बेसिक स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, रीडिंग की, राइटिंग की, कंप्यूटर की, कुछ ट्रेनिंग होती है जो स्किल ट्रेनिंग के अंदर उसको दी जाती हैं। रिफ्रेशर ट्रेनिंग के अंदर बेटा एम्प्लॉय आता है, बिल्कुल रिफ्रेश होता है, उसको रिफ्रेश करने के लिए उसको इसके अंदर टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाती है। टीम ट्रेनिंग के अंदर उसको टीम की ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे टीम में टास्क को परफॉर्म किया जाता है, कैसे ग्रुप में रह के काम पूरा किया जाता है, कैसे ग्रुप में मिल बांट कर काम पूरा किया जाता है, तो टीम ट्रेनिंग। क्रिएटिव ट्रेनिंग के अंदर क्रिएटिविटी की ट्रेनिंग दी जाती है कि हम कैसे किस क्रिएटिविटी के ढंग से हम अपने काम टास्क को पूरा कर सकते हैं, मतलब क्रिएटिविटी की ट्रेनिंग दी जाती है। डाइवर्सिटी में अब आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप के लोग होते हैं, तो उस डाइवर्सिटी में रहते हुए कैसे काम करा जाता है, कैसे टास्क को पूरा किया जाता है, तो डाइवर्सिटी ट्रेनिंग में वो ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेनिंग मेथड। ट्रेनिंग मेथड को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया है, एक तो ऑन द जॉब मेथड होता है, एक ऑफ द जॉब मेथड होता है। ऑन द जॉब मेथड का मतलब होता है कि सेम वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग दी जाती है, जहाँ पर आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहीं पर ही आपको सेम वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग दी जाती है। बट ऑफ द जॉब मेथड में बिसाइड द वर्क प्लेस, कि वर्क प्लेस से बाहर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, उस वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग ना देके उस वर्क प्लेस से बाहर ट्रेनिंग दी जाती है, उसे बोलते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर आपको काम के दौरान ही ट्रेनिंग दी जाती है, उसी सेम वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो देखो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में पहला आता है जिट। जिट का मतलब क्या होता है, जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। जिट, जे फॉर जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, जॉब की इंस्ट्रक्शन देना। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग के मतलब कि जॉब के बारे में इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि किस तरीके की जॉब आपको करनी है, ठीक है। तो इसके अंदर 4 स्टेप आते हैं। जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग में 4 स्टेप्स को शामिल किया गया है। सबसे पहले प्रिपरेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फिर परफॉर्मेंस, फिर फॉलोअप। जब भी ऑन द जॉब उनको वर्क प्लेस पर ट्रेनिंग दी जाती है तो जॉब की इंस्ट्रक्शन दी जाती है। तो सबसे पहले उनको तैयार किया जाता है, फिर उनके सामने प्रेजेंट किया जाता है कि कैसे काम करना है, फिर उनको परफॉर्मेंस चेक की जाती है, फिर फॉलोअप, ठीक है। इट इज़ यूज टू टीच वर्कर, इसमें वर्कर्स को टीच किया जाता है हाउ टू डू देयर करंट जॉब, कि करंट जॉब है उसको किस तरीके से पूरा करना है। फिर कोचिंग, कोचिंग में भी क्या होता है, कोचिंग दी जाती है। आप अब कोचिंग है, ये कोचिंग ही तो चल रही है आपकी, इसमें मैं आपको क्या कर रही हूँ, टीच कर रही हूँ, बता रही हूँ कि कैसे आपको पढ़ना है ना। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, ये एक प्रोसेस है लर्निंग बाय डूइंग का, जिसमें करके सीखता है इंसान, खुद करके सीखता है। एक काइंड ऑफ डेली ट्रेनिंग है, इनफॉर्मल होती है,
ये नहीं है जहाँ पर भी मतलब ट्रेनी को ज़रूरत होती है, जहाँ पर भी एम्प्लॉय को ज़रूरत होती है कि उससे काम नहीं हो रहा, वहाँ पर इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है। एक काइंड ऑफ डेली ट्रेनिंग एंड फीडबैक गिवन टू एम्प्लॉयज बाय इमीडिएट सुपरवाइजर। इस साथ के साथ उनको क्या किया जाता है, फीडबैक भी दिया जाता है। फिर मेंटरिंग, मेंटरिंग के द्वारा क्या होता है, मेंटरिंग के अंदर ये भी ऑन द जॉब मेथड है। इसके अंदर होता है एक स्किल्ड एम्प्लॉय, एक नॉलेजेबल एम्प्लॉय, एक एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कम एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देता है। ठीक है बेटा, इसके अंदर क्या होता है, मतलब जैसे टीचर है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, वो कम एक्सपीरियंस जिसको अब हमारे में जो प्रोसेस चल रहा है वो मेंटरिंग का ही चल रहा है। क्यों, देखो नॉलेज तो आपको भी है क्योंकि आपने एस्टेट क्वालिफाई कर रखा है, एस्टेट क्वालिफाई करना इजी नहीं है, ठीक है, और टीचर हमने भी कर रखा है, बट मुझे आपसे हो सकता है थोड़ी ज़्यादा नॉलेज हो, इसलिए मैं आपको टीच कर रही हूँ। तो एक स्किल्ड, एक एक्सपीरियंस, जिसको एक्सपीरियंस हो, वो कम, जिसको एक्सपीरियंस होता है, जिसकी स्किल थोड़ी कम होती है, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको काम के बारे में बताते हैं, तो उसे बोलते हैं मेंटरिंग। जॉब रोटेशन में क्या होता है, जॉब को रोटेट किया जाता है, पहले जॉब 1 फिर जॉब 2। जॉब रोटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, जॉब को रोटेट कर दिया जाता है कि एक जॉब से दूसरी जॉब पर उनका प्रमोशन कर दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि कैसे, जैसे आपने क्रॉस फंक्शन ट्रेनिंग के अंदर पढ़ा था ना कि कैसे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है, तो उसी अकॉर्डिंग जॉब रोटेशन किया जाता है। जैसे मान लो एक एम्प्लॉय है, वो मार्केट मैनेजर का काम कर रहा था, है ना, फिर उसको प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम सौंप दिया, उसकी जॉब रोटेट कर दी ताकि वो आगे जाके एक हायर जॉब को अचीव कर सके, प्रमोशन किया जा सके, उसका ट्रांसफ़र किया जा सके। और कई बार एम्प्लॉय है ना एक ही जॉब को करते करते बोर भी हो जाते हैं, तो तब भी जॉब रोटेशन कर दिया जाता है। एक होते हैं अप्रेंटिस ट्रेनिंग। अप्रेंटिस ट्रेनिंग कैसी होती है बेटा, आपने देखा होगा आपके घर में कोई प्लम्बर वगैरह आते हैं तो उसके साथ छोटे कोई लड़का वड़का होता है, वो साथ आता है ना, वो मतलब वो कहता है उसके उस्ताद होते हैं, जो हेड होता है वो कहता है उसको बोलते हैं उस्ताद, उस्ताद जी हाँ, वो कहता है ये दे, ये पकड़ा, मतलब उनको ट्रेनिंग दी जाता है, वो अपने साथ मिलकर उनको बताते हैं कि इस तरीके से ये काम करना है। जैसे कोई मशीन ठीक करवाने वाला बुला लो तो वो कहता है देखो इसमें यहाँ पे ये खराबी हो सकती है, उसको पेचकस से खोलो, उसको ये करो वो करो, तो उसे अप्रेंटिस ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाती है क्राफ्ट वर्कर को, जैसे प्लम्बर है, कारपेंटर है, वो अपने साथ रखते हैं कम एक्सपीरियंस लोगों को, और उसको वो साथ के साथ काम सिखाते रहते हैं। फिर होते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, जो वर्क प्लेस है उससे बाहर दिए जाते हैं। जैसे वेस्टिबल ट्रेनिंग, वेस्टिबल ट्रेनिंग के अंदर बेटा क्या होता है, जैसा वर्क प्लेस पर काम करना है बिल्कुल डिट्टो वैसा ही एक ऐसा मतलब वर्क प्लेस से बाहर एक ऐसी जगह बना दी जाती है जहाँ पर सेम मशीन होती है, सेम एनवायरनमेंट होता है, सब कुछ सेम होता है, वहाँ पर आपको काम करना सिखाया जाता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रोडक्शन के दौरान किसी तरीके की मतलब कोई गलती ना हो, अच्छे से प्रोडक्शन हो, वेस्टेज ना हो, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कहीं जाके वैसा ही एनवायरनमेंट क्रिएट करके वैसी मशीन्स वगैरह लगा के एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दी जाती है। रोल प्ले करके दिखाया जाता है। रोल प्ले से आप समझो इसके अंदर भी सेम वही होता है, जो एक कोच होता है, जो ट्रेनिंग देने वाला होता है वो कस्टमर बन जाता है, और जो ट्रेनी होता है वो एम्प्लॉय बन जाता है। तो इसमें उससे पूछा जाता है, जैसे कस्टमर है, मान लो कोई कस्टमर है, मेरे से 10 तरीके का सवाल पूछा जाएगा, इस तरीके से कोच उससे क्वेश्चन करते हैं ट्रेनिंग से, फिर उनको जवाब देना होता है, तो उसे बोलते हैं रोल प्ले ट्रेनिंग। एक लेक्चर मेथड होता है, लेक्चर के थ्रू बताया जाता है कि किस काम को कैसे पूरा करना है, उसे लेक्चर मेथड कहते हैं। डिस्कशन कॉन्फ्रेंस अप्रोच में उनको डिस्कशन करा जाता है। इसके साथ जो कोच होता है, जो ट्रेनिंग होते हैं, आपस में डिस्कशन करते हैं। कई बार ट्रेनी भी अपना सलाह दे सकता है कोच को, है ना। एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होता है, इसमें जो इंस्ट्रक्शन होती है बिल्कुल प्रोग्राम्ड होती हैं, पहले से प्री डिटरमाइंड होती हैं कि किस तरीके से काम को करना है, पूरा एक स्टेप बाय स्टेप। जो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन है इसमें इंस्ट्रक्शन स्टेप बाय स्टेप दी जाती हैं, इसके अंदर पूरा प्रोग्राम सेट होता है कि क्या कब क्या देना है, कब क्या सिखाना है, क्या पूरा प्रोग्राम होता है। ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद आता है कंपनसेशन। क्या आता है, कंपनसेशन। अरे यार, देखो कंपनसेशन क्या होता है, क्षतिपूर्ति। किस चीज़ की क्षतिपूर्ति करते हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ को क्षतिपूर्ति करना। कैसे, कंपनसेशन रेफर्स टू द रिमनरेशन देना उनको, दैट एन एम्प्लॉयज रिसीव्स इन रिटर्न फॉर हिज हर सर्विसेज टू द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने सर्विस प्रोवाइड दी है उसके बदले में उनको रिमनरेशन देना। आप एम्प्लॉयज़ को क्या देते हो, एम्प्लॉय आपके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन फ्री में तो काम करने आता नहीं है। अब मैं आपके लिए काम कर रही हूँ तो मैं आपसे क्या करती हूँ, रिम्यूनरेशन में क्या दे रहे हो आप मेरे को बताओ, क्या दे रहे हो, कुछ दे रहे हो,
कुछ कंपनसेट कर रहे हो आप अपनी मैडम को? कोई कंपनसेशन नहीं कर रहे, कुछ भी कंपनसेशन नहीं कर रहे, है ना। लाइक तक नहीं होते, शेयर तक नहीं होती वीडियो, कमेंट तक नहीं होते, कोई कंपनसेशन नहीं हो रहा। बट कंपनसेशन देना चाहिए। एक ऑर्गेनाइजेशन में भी एक एम्प्लॉय को पता है रिम्यूनरेशन दिया जाता है, उसको कंपनसेशन दिया जाता है, चाहे सैलरी दी जाती है उसको, इंसेंटिव दिए जाते हैं उसको, बोनस दिए जाते हैं, वो क्या है? कंपनसेशन ही तो है। वो जो सर्विस दे रहा है उसके बदले में उसको क्या दिया जाता है? रिम्यूनरेशन दिया जाता है, ठीक है। कंपनसेशन इंक्लूड, कंपनसेशन के अंदर मॉनिटरी और नॉन मॉनिटरी दोनों ही चीज़ें शामिल होती हैं। जरूरी नहीं है पैसा देके ही कंपनसेशन दिया जाता है, एक फीस पे कर रहे हो आप वही कंपनसेशन होता है, नहीं। आप अगर मैडम को 2 शब्द तारीफ के बोल दोगे कि मैडम आपका लेक्चर अच्छा था, तो भी वो कंपनसेशन ही है, पर आपसे बोला नहीं जाएगा। नहीं, खर्च हो जाएगा आपका, है ना, वर्ड्स खर्च हो जाएंगे, नहीं बोलना नहीं है। तो कंपनसेशन का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉय ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस दी है उसके रिटर्न में उनको रिम्यूनरेशन देना, चाहे वो मॉनिटरी दो चाहे नॉन मॉनिटरी दो, चाहे पैसों में दो चाहे उसके बदले उनकी तारीफें करो या उनको एक्स्ट्रा कुछ क्लेम दे दो। तो मॉनिटरी के अंदर क्या होता है? उनको बोनस दे दिया, उनके प्रॉफिट शेयर दे दिया, ओवर टाइम पे दे दी, रिकॉग्निशन दे दिया, कोई रिवार्ड दे दिया, कोई सेल कमीशन दे दिया, ये सब मॉनिटरी होता है। और नॉन मॉनिटरी के अंदर क्या होता है? कंपनी उनके आने जाने की कार का खर्चा दे देती है, उनके रहने का खर्चा दे देती है, स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दे देती है, बहुत सारी चीज़ दे देती है। कई बार आपने देखा स्टॉक का ऑप्शन दे देती है कंपनी, राइट इशू कर देती है शेयर्स को, बहुत सारी ये नॉन मॉनिटरी पर्क होती है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है, कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन इज अ विचल पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कंपनसेशन के विचल पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, विच हेल्प, जो कि हेल्प करता है एनकरेज करने में, किसको? एम्प्लॉय को। आपको उत्साहित किसको करना है? एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय खुश है तभी तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे होंगे, तभी तो टास्क पूरा होएगा। अगर एम्प्लॉय का आपने खुश नहीं किया तो वो तो बीच में छोड़ के चला जाएगा। जैसे मैडम को आपने खुश नहीं किया तो मैडम बीच में छोड़ के चली जाएगी, तो टास्क पूरा अधूरा रह जाएगा, तो आपका कैसे सिलेबस पूरा होएगा? तो इसी तरीके से कंपनसेशन भी एक विचल पार्ट है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, जो कि एम्प्लॉयज़ को एनकरेज करता है एंड इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, और ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करता है, ठीक है बच्चे। कंपनसेशन मैनेजमेंट को एज वेजेस और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से भी जाना जाता है, ध्यान रखना। कंपनसेशन मैनेजमेंट को वेजेस और सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं। अब कंपनसेशन क्या होता है? इसको रिम्यूनरेशन मैनेजमेंट भी कहा जाता है। कंपनसेशन के 2 टाइप होते हैं, एक तो डायरेक्ट कंपनसेशन होता है और इनडायरेक्ट कंपनसेशन होता है। डायरेक्ट में तो क्या होता है? आपने उनको बेसिक सैलरी दे दी अपने एम्प्लॉयज़ को, उनको इंसेंटिव दे दिया, उनको बोनस पे कर दिया, उनको इंसेंटिव स्टॉक ऑप्शन दे दिया। बट इनडायरेक्ट तरीके से अगर कंपनसेशन दे रहे हो तो उसके अंदर क्या दे रहे हो आप? मान लो उनको पेंशन दे दी कि आप अगर रिटायर्ड हो गए तो आपको पेंशन दी जाएगी, तो वो एक इनडायरेक्ट कंपनसेशन है। इंश्योरेंस की फैसिलिटी दे दी, कोई मेडिकल लीव दे दी, कोई एक्सीडेंट बेनिफिट दे दिया, ऑप्शनल सिक लीव दे दी, कैजुअल लीव दे दी, ट्रैवलिंग का खर्चा दे दिया, टेलीफोन का बिल दे दिया, तो ये क्या है? इनडायरेक्ट तरीके से आप एम्प्लॉय को कंपनसेशन दे रहे हो, उसको एनकरेज कर रहे हो, एम्प्लॉय को कंपनसेशन दे रहे हो, ठीक है। अब कंपनसेशन दिया क्यों जाता है? ताकि एम्प्लॉयज़ कंपनी में रिटेन रहें, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनको रिटेन रखने के लिए। अब देखो इसमें, और जो कंपनसेशन के ऑब्जेक्टिव है उनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब इक्विटी, कि समान कंपनसेशन देना। एक एम्प्लॉय है, उसको जितना काम कर रहा है उसके बदले में जितना कंपनसेशन आप एक एम्प्लॉय को देते हो, उसी डिपार्टमेंट में अगर दूसरा एम्प्लॉय भी सेम काम कर रहा है तो उसको सेम ही कंपनसेशन देना, तो वो कहता है इक्विटी। इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कंपनसेशन देना, जो जितना काम कर रहा है उसको उसी इफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन देना। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ लेबर का ऑप्टिमम एलोकेशन करना, इसके लिए कंपनसेशन दिया जाता है। फिर सेकेंडरी में होता है एक्वायरिंग कम्पिटेंट पर्सनल, कंप्लाइंग विद रेगुलेशन, कंट्रोलिंग कॉस्ट, एम्प्लॉय शुड बी पे अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, एम्प्लॉय को उनकी एबिलिटी और ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग पे करना, उनको रेगुलेशन को कंप्लाई करने के लिए कंप्लाई करना, कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए, और एक अच्छे एम्प्लॉय को एक्वायर करने के लिए कंपनसेशन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है कंपनसेशन शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पैकेज, जो कंपनसेशन दिया जाता है वो पैकेज के फॉर्म में दिया जाता है ना, कि मान लो आपका 1 साल के लिए आपको इंश्योरेंस फ्री दिया जाएगा, आपको 1 साल के लिए आपके कार का खर्चा फ्री दिया जाएगा, तो पैकेज के फॉर्म में दिया जाता है। इट मोटिवेट एम्प्लॉय, कंपनसेशन क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये एम्प्लॉय को मोटिवेट करता है, और एम्प्लॉय मोटिवेट हो गया तो प्रोडक्टिविटी तो अपने आप ही इंक्रीज होएगी।
एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए कि वो अगर एम्प्लॉय खुश हो जाएंगे तो वो अपने आप रिटेन रहेंगे, छोड़ के जाएंगे ही नहीं, भागेंगे ही नहीं। रिड्यूस टर्नओवर, टर्नओवर को कम करने के लिए, और एम्प्लॉय की कंपनी के प्रति लॉयल्टी को बनाए रखने के लिए। एम्प्लॉय की लॉयल्टी बनी रहेगी ना, छोड़ के भागेंगे ही नहीं, अच्छी तारीफें करेंगे, हमारी कंपनी में काम कर लो, बहुत अच्छी कंपनी है। इट शुड बी फ्लेक्सिबल एंड क्लियर, जरूरी नहीं है कि एक कंपनसेशन प्लान आपने बना लिया तो हर साल वही फॉलो हो, हर एम्प्लॉय को वही दो, नहीं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एम्प्लॉय को साफ बता देना चाहिए कि ये कंपनसेशन प्लान है हमारी कंपनी में। टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़, उन एम्प्लॉयज़ की केयर करना, उनको सेफ्टी और सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। अब कंपनसेशन प्लान के क्या क्या फीचर्स होते हैं। इट मस्ट बी सिंपल टू अंडरस्टैंड, सबसे पहले तो ये सिंपल होना चाहिए, मतलब एक ऐसा कंपनसेशन प्लान बनाना चाहिए जो कि अंडरस्टैंड करने में, समझने के लिए सिंपल हो। देयर शुड बी इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, इक्वल वर्क के लिए बोला था ना मैंने, इक्विटी फॉलो करनी चाहिए। इक्वल वर्क के लिए अगर एक डिपार्टमेंट में जितना काम करने के लिए आप जितना कंपनसेशन दे रहे हो, दूसरे वर्कर को भी इतना दो, तो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे। इट शुड ऑफर मिनिमम वेजेस टू वर्कर एंड इंसेंटिव फॉर गुड वर्क, इसमें आपको क्या करना चाहिए, मिनिमम वेजेस देनी चाहिए वर्कर को, साथ के साथ उन्हें इंसेंटिव भी देना चाहिए। अगर वो परफॉर्मेंस अच्छी कर रहे हैं तो उसको उनको क्या दो, इंसेंटिव भी प्रोवाइड करो। ये क्यों दिया जाता है, इट शुड अट्रैक्ट एंड ट्रेन पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, कंपनसेशन ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए। इट शुड मोटिवेट वर्कर, ये वर्कर्स को मोटिवेट करता है कि वो अपना ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट दें, ठीक है। फुलफिल लोअर एंड हायर ऑर्डर नीड्स ऑफ एम्प्लॉय की जो लोअर और हायर नीड्स को पूरा करने के लिए। एम्प्लॉय की कुछ नीड्स होती है, हाई लेवल नीड्स होती है, जैसे सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम नीड, और लोअर लेवल की नीड में क्या होता है, फिजियोलॉजिकल नीड, तो उस नीड को पूरा करने के लिए। इट शुड बी कंसिस्टेंट विद कॉस्ट ऑफ लिविंग, ये कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अब आप देखो, पहले 10,000 की सैलरी में पूरे घर का खर्च चल जाता था, बट अगर आज 25,000 भी दे रहे हो तो घर का खर्च नहीं चले, तो एम्प्लॉयज़ को इतना कंपनसेशन तो दो कि जिससे वो अपनी लिविंग अच्छे से जी सके, उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग को ध्यान में रखते हुए उसे कंपनसेशन दिया जाना चाहिए। मेंटेन रिलेशन बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर, हमेशा मैनेजर वर्कर के बीच में रिलेशन को मेंटेन करके रखना चाहिए। कन्फ्लिक्ट शुड बी रिड्यूस, कन्फ्लिक्ट जो संघर्ष है उनको, लड़ाई झगड़े को कम करना चाहिए। इट शुड बी कंसिस्टेंट विद व्हाट कंपटीटर आर पेइंग टू, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। कंपनसेशन जब आप देते हो तो ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो कंपटीटर एंटरप्राइज है वो कितना कंपनसेशन दे रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, उसको ध्यान में रखते हुए आपको कंपनसेशन देना चाहिए। इट शुड हैव स्कोप फॉर प्रमोशन एंड पे हाइक, और ये क्या करता है, आपको प्रमोशन के स्कोप और पे हाइक के स्कोप भी प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब चैलेंजेस और फैक्टर अफेक्टिंग कंपनसेशन मैनेजमेंट, कंपनसेशन मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, इंटरनल फैक्टर होते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर कौन से होते हैं जो कि इफेक्ट करते हैं कंपनसेशन को, सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर, कि लेबर की कितनी सप्लाई हो रही है, कितनी डिमांड है। अगर मान लो डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम हो रही है तो आपको ज़्यादा कंपनसेशन देना पड़ेगा, और सप्लाई ज़्यादा हो रही है, डिमांड कम है तो आपको कम कंपनसेशन देना पड़ेगा, है ना। कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्या लिविंग की कॉस्ट है, आज 25,000 है तो आप कम से कम एम्प्लॉय को 25,000 तो दो। प्रीवेलिंग मार्केट रेट, क्या मार्केट रेट चल रहा है, क्या इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है, क्या गवर्नमेंट का कंट्रोल है, क्या लेबर यूनियन है, इन सबको ध्यान में रखते हुए। और इंटरनल फैक्टर में कौन कौन से होते हैं, कंपनसेशन पॉलिसी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या पॉलिसी बनी हुई है, एम्प्लॉय की क्या अफोर्डेबिलिटी है, क्या जॉब की वर्थ है, किस जॉब पर काम कर रहा है, क्या एम्प्लॉय की वर्थ है, क्या ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है पे करने के लिए। ये कुछ इंटरनल फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कंपनसेशन दिया जाता है, और ये कुछ एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए कंपनसेशन दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जब आप अपने कंपनी के अंदर कंपनसेशन प्लान बनाओ तो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखना जरूरी होता है, उनको ध्यान रखना चाहिए कि क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है, क्या एम्प्लॉय किस जॉब पर काम कर रहा है, कौन सा टास्क परफॉर्म कर रहा है, क्या कॉस्ट ऑफ लिविंग चल रही है, क्या पॉलिसीज चल रही हैं, क्या ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी है, इन सबको ध्यान में रखते हुए कंपनसेशन प्लान को बनाना चाहिए। फिर होता है परफॉर्मेंस एवल्यूशन, लास्ट टॉपिक है, ठीक है, परफॉर्मेंस एवल्यूशन। अब आपकी कंपनी में क्या हुआ, आपने ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कर ली, उनको रिक्रूट कर लिया, उनको सेलेक्ट कर लिया, उनको ट्रेनिंग दे दी, उनका डेवलपमेंट कर दिया। आप क्या करोगे, उनकी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन करोगे। आप जॉब का इवोल्यूशन नहीं करोगे, आप उनकी परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन करोगे, वो किस तरीके की जो परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस लेवल क्या है। करते हो ना, बच्चों की भी तो परफॉर्मेंस का इवोल्यूशन करते हो,
करते हो ना, समेटिव टेस्ट लेते हो, फॉर्मेटिव टेस्ट लेते हो, तो इस तरीके से एम्प्लॉय की जो जॉब होती है उसकी भी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है। ये भी एक सिस्टमेटिक और पीरियोडिक प्रोसेस ऑफ मेजरिंग एन इंडिविजुअल वर्क परफॉर्मेंस अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब। ये एक सिस्टमेटिक ढंग से किया जाता है और पीरियोडिकली करा जाता है। कोई मंथली करता है, कोई 6 क्वार्टरली करता है, कोई ईयरली करता है। इसके अंदर क्या किया जाता है, ये एक प्रोसेस है जिसके अंदर इंडिविजुअल हर एम्प्लॉय की वर्क परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है कि वो कैसा वर्क परफॉर्म कर रहा है, क्या उसकी परफॉर्मेंस है अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब की रिक्वायरमेंट है, वो उस रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा, वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इज द प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एक प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग हाउ एम्प्लॉय डू देयर जॉब। परफॉर्मेंस एवल्यूशन एक प्रोसेस है जो डिसाइड करने का कि एक एम्प्लॉय है एक स्पेसिफिक जॉब को कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, ये डिसाइड किया जाता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के अंदर कि वो एक मतलब उसके कार्य का निष्पादन किया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर काम को किस तरीके से कैसे पूरा कर रहा है, अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, दो ही शब्द होते हैं। इट इंडिकेट्स हाउ वेल ऑफ एन इंडिविजुअल इज फुलफिलिंग द जॉब रिक्वायरमेंट। इसके अंदर ये इंडिकेट करता है कि वो किस तरीके से जॉब की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है काम करके। अब जो परफॉर्मेंस अप्रेजल के भी फीचर्स होते हैं, देखो मैंने आपको बताया था इसमें इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन होता है, जॉब का इवैल्यूएशन नहीं होता। फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी है, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कैरिड आउट पीरियोडिकली किया जाता है, चाहे मंथली कर लो, चाहे क्वार्टरली कर लो, चाहे ईयरली करो, एक प्लान बनाया जाता है, ठीक है। ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है जिसके अंदर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आप वर्क स्टैंडर्ड को सेट करोगे कि क्या आपके काम के स्टैंडर्ड है, क्या पहले आप सेटिंग करोगे अपने वर्क स्टैंडर्ड की। उसके बाद एम्प्लॉय के जो काम करेगा परफॉर्मेंस एक्चुअल जो परफॉर्मेंस करेगा उसको स्टैंडर्ड के साथ रिलेट करोगे और फिर उसका कंपैरिजन करोगे और फिर एम्प्लॉय को फीडबैक दोगे कि तुमने अच्छा काम किया, तुमने बुरा काम किया, यहाँ पर कमी थी, यहाँ पर अच्छा था, ठीक है। तो ये 3 स्टेप होते हैं। क्या, पहले स्टैंडर्ड सेट करना, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एसेस करना और फिर एम्प्लॉय को फीडबैक देना, ठीक है बच्चे। ताकि क्यों दिया जाता है, क्यों ऐसा किया जाता है, सो डैट ही कैन एलिमिनेट डिफिशेंसीज, ताकि जो एम्प्लॉय ने जो कमियां की हैं उसको एलिमिनेट किया जा सके और उसकी परफॉर्मेंस लेवल को इम्प्रूव कर सके। अब टेस्ट क्यों लेते हो बच्चों के, ये मॉक टेस्ट वगैरह ये क्यों लिए जाते हैं, इसलिए तो लिए जाते हैं पेपर से पहले, एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं, ताकि पेपर में ऐसी गलती ना करके आओ, ताकि अपनी गलतियों को सुधार सको, ताकि अपनी गलतियों को एलिमिनेट कर सको और आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा किया जा सके। तो वही परफॉर्मेंस अप्रेजल है, वो ये कंपनी में किया जाता है। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या पर्पस हैं, वेजेस एंड सैलरी। परफॉर्मेंस अप्रेजल के अकॉर्डिंग ही वेज और सैलरी डिसीजन लिया जाता है। अगर एक टीचर है, काम स्कूल में पढ़ा रही है, अगर उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है पीटीएम में पेरेंट्स है तारीफ करके जा रहे हैं कि भाई टीचर बहुत अच्छी है, कॉमर्स की टीचर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, मेरे बच्चे के तो अकाउंट्स में 100 में से 100 आए, मेरे बच्चे के तो अकाउंट्स में 100 में से 95 है, टीचर तो बहुत अच्छी है अकाउंट्स वाली। आपको पढ़ाना है तो रिम्पी मैम के पास ही पढ़ाओ, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं। तो क्या होगा, स्कूल वाला सोचेगा भाई अगर रिम्पी मैडम चली गई तो बच्चे निकल जाएंगे, तो वो क्या अच्छी सैलरी देगा। तो रिम्पी मैम के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ही क्या किया, स्कूल वालों ने सैलरी डिसाइड करी कि भाई रिम्पी मैडम को, अगर रिम्पी मैडम कहेगी कि मैं तो 50,000 लूँगी तो वो 50,000 भी देगा, क्योंकि वो परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रिम्पी मैडम को रख रहा है ना। तो सैलरी का डिसीजन किया जाता है परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। प्रमोशन डिसीजन, अब रिम्पी मैडम बहुत अच्छा पढ़ा रही है, बहुत साल हो गए, क्या बना दो, अभी तो कॉमर्स की टीचर थी, अब कॉमर्स की हेड बना दो, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना दो, प्रमोशन डिसीजन ले लिया। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम डिसीजन, अब मान लो हर कोई तो होता नहीं रिम्पी मैम जैसा, किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत है, कोई अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहा, तो उसके लिए डिसीजन लेना कि उसको कहाँ ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, कहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, फिर उनको फीडबैक प्रोवाइड करना, ये होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल के पर्पस। फिर होता है प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार लगा लो, गला दुख गया है वैसे तो मेरा। स्टैब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं, एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है, कहते हैं ना एक बेंचमार्क सेट कर दिया जाता है, स्कूल में भी कर दिया जाता है कि 100% रिजल्ट चाहिए मैम हमें तो अकाउंट्स का, एक बेंचमार्क सेट कर दिया। इस तरीके से स्टैंडर्ड्स को सेट कर दिया जाता है, फिर उन स्टैंडर्ड्स को कम्युनिकेट किया जाता है, बताया जाता है कि ये स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं कि 100% रिजल्ट चाहिए हमें बच्चों का। उसके बाद एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है। अब
अब बच्चों के कितने परसेंट रिजल्ट आया, मान लो 95% रिजल्ट आया, तो स्टैंडर्ड से कम है ना, तो ये क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर कंपेयर किया जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस, मतलब 95% हमने रिजल्ट अचीव किया और 100% का स्टैंडर्ड था, तो वो क्या किया, कंपेयर किया जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड के साथ, और फिर डिस्कस किया जाता है अप्रेजल के, अगर कोई कमी रह जाती है तो उसको बताया जाता है, उसके प्रति करेक्ट एक्शन लिया जाता है कि मैम 5% रिजल्ट कहाँ कम रह गया, कहाँ गलती रह गई। मैम कहेगी सर बच्चे ही नहीं आए थे, बच्चे एब्सेंट रहते थे, है ना, या मैं सर मेरी तबीयत सही नहीं रहती तो उस टाइम मैंने बहुत ज़्यादा छुट्टी ली थी तो शायद इसलिए रिजल्ट नहीं आया। तो एक परफॉर्मेंस अप्रेजल करने के लिए एक प्रोसेस होता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड को सेट करोगे, फिर एम्प्लॉय को बता दोगे भाई ये स्टैंडर्ड है, उसके अकॉर्डिंग तुझे काम करना है, फिर उसकी परफॉर्मेंस वो करेगा, फिर उसका कंपैरिजन करोगे स्टैंडर्ड के साथ, फिर करेक्टिव एक्शन लोगे। उसके बाद है परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड होते हैं, 7 मेथड है, ग्राफिक रेटिंग स्केल, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, एस्से एवल्यूशन, 360 डिग्री फीडबैक, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, चेकिंग एंड वेटेड चेकलिस्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। अब देखो क्या 1 बाय 1 हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ग्राफिक रेटिंग स्केल। ग्राफिक रेटिंग स्केल में क्या करोगे, ये एक परफॉर्मेंस एवल्यूशन होता है, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मेथड है जिसके अंदर एम्प्लॉय को रेटेड दिया जाता है अगेंस्ट द लिस्ट ऑफ ट्रेड्स बिहेवियर विच आर डीम्ड इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट फॉर इफेक्टिव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्शन। इसके अंदर उनको रेटिंग दी जाती है एम्प्लॉयज़ को, एक ट्रेड की लिस्ट बनी होती है। ट्रेड की लिस्ट में क्या होता है, अटेंडेंस, बिहेवियर, पर्सनैलिटी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कुछ ट्रेड्स लिखे होते हैं, ठीक है, उस पर रेटिंग दी जाती है। अगर वो पंक्चुअल है तो राइट, डिसिप्लिन है तो राइट, अगर उसकी अटेंडेंस 100% है तो राइट, नहीं है तो रॉन्ग। तो इस तरीके से उनको रेटिंग दी जाती है। ये रेटिंग क्यों दी जाती है, ये इंपॉर्टेंट होती है एक एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस के लिए, उसको पता लगाने के लिए, और प्रोडक्टिविटी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इसे बोलते हैं ग्राफिक रेटिंग स्केल, जिसके अंदर उसके ट्रेड्स को एक ट्रेड लिस्ट बना दी जाती है और ट्रेड लिस्ट में उनको अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी उस पर टिक कर दिया जाता है। फिर कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मोस्टली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बनाई जाती है और ये हमेशा एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एंड ऑफ द ईयर बनाई जाती है और इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होती है। कैसी रिपोर्ट होती है, डिस्क्रिप्टिव, पूरा एक वर्डन सा कर देते हैं, एम्प्लॉय के बारे में पूरा एक चिट्ठा सा लिख देते हैं। तो ये डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट होती है जो कि ईयर के एंड में बनाई जाती है बाय द एम्प्लॉय इमीडिएट सुपीरियर। द रिपोर्ट हाईलाइट, इसके अंदर जो क्या बताया जाता है, स्ट्रेंथ और वीकनेस बताई जाती है, किसकी, सबऑर्डिनेट की। जो चिट्ठा सा बनाया गया है, डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट बनाई गई है एंड में, उसके अंदर जो सबऑर्डिनेट है, जो काम कर रहा है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बता दी कि भाई ये खासियत है, ये तेरे में कमी है। और सबसे बड़ी कमी पता है क्या है, इसके अंदर फिर सबऑर्डिनेट को उसको फीडबैक नहीं दिया जाएगा, उसकी कमियों के बारे में बताया नहीं जाएगा। मोस्टली यूज इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना, नॉट ऑफर एनी फीडबैक टू द अप्रेजी, कोई भी फीडबैक नहीं दिया जाएगा, उसको बताया नहीं जाएगा भाई तेरी यहाँ खासियत है, यहाँ कमी है। जैसे आप नहीं दे रहे, कमेंट नहीं कर रहे, आप भी तो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बना रहे हो, चिट्ठा तो बना दिया दिमाग में कि भाई ऐसा पढ़ाती है मैडम, इतनी देर के लिए छोड़ के चली जाती है गेट खोलने, है ना, चिट्ठा तो आपने बना दिया, पर आपने मेरे को कमेंट करके बताया कहाँ। तो इस तरीके अप्रेजी को बताते नहीं है, जैसे आप कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बना रहे हो ना, ऐसे ही गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, उनका काम ही यही है। उस तरीके से आप भी तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हो, तो इसी अब पहले से रिम्पी मैडम का चिट्ठा बनाने लग गए। उसके बाद है एस्से एवल्यूशन, नाम से ही पता चल रहा है, पूरा एस्से लिख देते हैं। अगर मैनेजर है, पूरा एम्प्लॉय अपने सबऑर्डिनेट के बारे में पूरा चिट्ठा लिख देता है, कौन से उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन से उसके वीक पॉइंट है, पूरा। इसमें कोई क्वांटिटेटिव टेक्निक नहीं है। देखो क्या, द पर्पस ऑफ एन एस्से एवल्यूशन इज टू प्रेजेंट एन ओपिनियन व्यू पॉइंट ऑन एन एम्प्लॉय और बॉडी ऑफ वर्क। इसमें एम्प्लॉय के काम के बारे में एक ओपिनियन क्या है, एक व्यू पॉइंट क्या है, वो क्या होता है, एस्से एवल्यूशन के अंदर किया जाता है, जिसमें जो एम्प्लॉय होता है उसके ओपिनियन, उसका व्यू पॉइंट बता दिया जाता है कि एक क्या ओपिनियन है, कि मतलब जो आपकी कंपनी में काम कर रहा है, जो एम्प्लॉय काम कर रहा है, जो सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, उसके बारे में आपका कैसा नजरिया है। एस्से एवल्यूशन के अंदर कोई भी सबऑर्डिनेट आपको काम कर रहा है, उसका अप्रेजल करना है, उसकी परफॉर्मेंस का एवल्यूशन करना है। तो एस्से एवल्यूशन के अंदर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोगे कि भाई मैं तो ये सोचता हूँ ये एम्प्लॉय ऐसे काम कर रहा है, ये एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, ये एम्प्लॉय ढीला है, काम नहीं करता, डिसीजन ठीक से नहीं लेता। तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना, एस्से एवल्यूशन के अंदर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोगे, आप एक चिट्ठा लिख दोगे, ठीक है।
द रेट इज आस्क्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रॉन्ग एज वेल ए वीक पॉइंट ऑफ द एम्प्लॉय के बिहेवियर के बारे में स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट लिखे जाते हैं। ये एक नॉन क्वांटिटेटिव टेक्निक होती है। इसकी लिमिटेशन होती है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव होता है, बहुत बड़ा सा होता है और बहुत सारा टाइम चाहिए होता है ऐसे बनाने के लिए। फिर होता है क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक। द मैनेजर प्रिपेयर लिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ वेरी इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव बिहेवियर ऑफ एन एम्प्लॉय। इसके अंदर मैनेजर एक लिस्ट बनाता है जिसके अंदर एम्प्लॉय की इफेक्टिव बिहेवियर और इनइफेक्टिव बिहेवियर दोनों को नोट डाउन किया जाता है। क्या मैनेजर एक लिस्ट तैयार करता है जिसके अंदर जो एम्प्लॉय होता है उसका इफेक्टिव बिहेवियर और नॉन इफेक्टिव बिहेवियर दोनों ही बताए जाते हैं। क्रिटिकल इंसिडेंट रिफर आउटस्टैंडिंग पुअर बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय ऑन द जॉब। इसके अंदर जो एक जॉब में एम्प्लॉय काम कर रहा है उसके अच्छा बिहेवियर तो अच्छा और बुरा बिहेवियर दोनों के बारे में बताया जाता है। दिस मैथड प्रोवाइड्स एन ऑब्जेक्टिव basis for conducting a through discussion of an employee performance। इसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कशन किया जाता है ऑब्जेक्टिव तरीके से कि एम्प्लॉय ने कैसा काम किया है, उसका काम अच्छा है या नहीं है, उसका बिहेवियर इफेक्टिव था या नहीं था। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में पूरा एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाता है अपना, ठीक है। उसके बाद होता है चेकिंग एंड वेटेड चेकलिस्ट। एक चेकलिस्ट इज अ प्रिंटेड फॉर्म। एक प्रिंटेड फॉर्म होता है, आपने देखा हो ना एक प्रिंटेड फॉर्म सा होता है जिसमें लिखा होता है, मैं आगे आपको फॉर्मेट दिखाऊंगी। एक चेकलिस्ट इज अ प्रिंटेड फॉर्म विच कंटेन अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर ऑब्जेक्टिव का सेट होता है, एंड डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट, और डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होती है अबाउट द एम्प्लॉय के बारे में एंड हिज बिहेवियर। इफ द रेटर बिलीव्स स्ट्रांगली दैट द एम्प्लॉय पॉजेस अ पर्टिकुलर लिस्टेड ट्रेड, ही चेक्स द आइटम, अदरवाइज ही लीव्स द आइटम ब्लैंक। देखो कैसे, ये वेटेड चेकलिस्ट है। इसके अंदर ये ट्रेड्स हैं, अटेंडेंस है, नॉलेज ऑफ जॉब है, डिसिप्लिन है, पंक्चुअलिटी है, एक्सपीरियंस है, ये सब है। यहाँ पर वेट दे दिया 0.5 है, 1 है, यहाँ इस तरीके से यहाँ पर वेट दे दिया। अगर एम्प्लॉय अटेंडेंस 0.5 वेट के अकॉर्डिंग पूरी है तो राइट लिख दिया। अगर एम्प्लॉय को नॉलेज ऑफ जॉब है तो ठीक है, नहीं है तो इस कॉलम को क्या छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया। इसमें मैनेजर क्या करता है, एम्प्लॉय एक चेकलिस्ट बना लेता है। क्या करता है मैं बताती हूँ इजी वे में। चेकलिस्ट के अंदर एम्प्लॉय एक चेकलिस्ट बना देता है, ठीक है। देखो चेकलिस्ट के अंदर एम्प्लॉय एक चेकलिस्ट बना देता है, उसमें पूरे ट्रेड्स लिखे होते हैं। अगर मैनेजर को लगता है कि एम्प्लॉय के अंदर वो क्वालिटी है ना, तो वो राइट लिख देता है, और नहीं है तो उस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देता है। उसके बाद होता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे MBO कहते हैं। मॉडल दैट एम टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन की जो परफॉर्मेंस है इसको इम्प्रूव करने के लिए एक मॉडल होता है। बाय क्लियरली डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव दैट आर एग्रीड टू बाय बोथ मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय। इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्लियरली डिफाइन होते हैं कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्लियरली डिफाइन होते हैं। इसका नाम ही क्या है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जिसको मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, ऑब्जेक्टिव्स के द्वारा। और ऑब्जेक्टिव्स किसके होते हैं, मैनेजमेंट और वर्क एम्प्लॉयज दोनों के होते हैं। ध्यान रखना, इसमें मैनेज किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स को, और ऑब्जेक्टिव्स किसके, एम्प्लॉयज के और मैनेजमेंट के। तो मॉडल डैट एम टू, ये इंप्रूव करता है एक ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को। कैसे, ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करके क्लियरली, डेट आर एग्रीड टू बाय, जो कि दोनों के लिए एग्री होते हैं, मैनेजमेंट के लिए भी और एम्प्लॉयज के लिए भी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, हैविंग अ से इन गोल सेटिंग एंड एक्शन प्लान, एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन एंड कमिटमेंट अमंग एम्प्लॉयज एज वेल एज अलाइन ऑब्जेक्टिव अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। इसके अंदर बेटा एक ऑर्गेनाइजेशन के जो भी गोल होते हैं और उसके साथ साथ एम्प्लॉय का जो पार्टिसिपेशन और कमिटमेंट होता है वो सारा डिफाइन होता है, वो सारा ही लिखा होता है इसके अंदर। इसके अंदर 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन किया जाता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है, फिर उसके बाद उसको एम्प्लॉयज़ को शेयर किया जाता है, उन्हें बताया जाता है कि क्या ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के। फिर एम्प्लॉयज़ को एनकरेज किया जाता है कि वो इन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए पार्टिसिपेट करें। फिर उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाता है, और फाइनली उनकी जो परफॉर्मेंस होती है उनको इवैल्यूएट किया जाता है और उनको रिवार्ड दिया जाता है उनकी अचीवमेंट के लिए। अगर वो अच्छा काम करते हैं, अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो उसको रिवार्ड दिया जाता है। तो ये 5 स्टेप्स होते हैं MBO के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट करोगे, उसके बाद एम्प्लॉयज़ को बताएंगे, उसके बाद एनकरेज एम्प्लॉय टू पार्टिसिपेट, एम्प्लॉय को एनकरेज करेंगे कि वो पार्टिसिपेट करेंगे, फिर उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करेंगे, और फाइनली उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करेंगे और उनको रिवार्ड देंगे अगर वो अच्छा काम करेंगे।
फिर होता है 360 डिग्री फीडबैक। 360 डिग्री फीडबैक का मतलब है कि एक सर्कल सा बन जाता है, बीच में एम्प्लॉय बैठ जाता है, सब पूरा सर्कल उसके परफॉर्मेंस के बारे में अपने विचार दे रहा है, अपने ओपिनियन दे रहा है, तो उसे बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक। हर किसी से, अपने पीयर ग्रुप से भी, अपने मैनेजर से भी, अपने सबऑर्डिनेट, हर किसी से आपको आपकी परफॉर्मेंस के बारे में फीडबैक मिल रहा है, तो उसे बोलते हैं 360 डिग्री फीडबैक। इट इज़ ए प्रोसेस थ्रू विच फीडबैक फ्रॉम एन एम्प्लॉय सबऑर्डिनेट, कहाँ से फीडबैक आ रहा है, एम्प्लॉय से, सबऑर्डिनेट से, अपने पीयर ग्रुप से, कस्टमर से, सुपरवाइजर से, एज वेल एज सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद का आप खुद भी अपना इवैल्यूएशन करते हो, बाय द एम्प्लॉय देमसेल्फ इज गैदर्ड। 360 डिग्री फीडबैक के अंदर सबके फीडबैक को शामिल किया जाता है। ये 7 आपके मेथड से कौन किसके, परफॉर्मेंस अप्रेजल के, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोबारा बता देती हूँ, उसमें तो टिक मार्क किया जाता है। रेटिंग स्केल में आपको रेटिंग दी जाती है अकॉर्डिंग टू ट्रेड्स। ये गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रिपोर्ट बनाती है। डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट इसमें ऐसे लिखा जाता है जिसमें स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट लिखे जाते हैं। 360 डिग्री फीडबैक में हर कोई आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में बताता है। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव में पहले ऑब्जेक्टिव्स को सेट किए जाते हैं मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के, और फिर उसके अकॉर्डिंग उनको एनकरेज किया जाता है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें पूरा करने के लिए। इसमें एक लिस्ट बना दी जाती है, अगर उसके अंदर वो होता है तो राइट कर दिया जाता है, अदरवाइज ब्लैंक को खाली छोड़ दिया जाता है। क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक के अंदर क्या किया जाता है कि इसके अंदर भी वही है कि पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बताया जाता है। क्रिटिकल इंसिडेंट, जो इंसिडेंट क्रिटिकल होता है उसके बारे में बताया जाता है कि क्या आउटस्टैंडिंग बिहेवियर और क्या आपका पुअर बिहेवियर है। ये आपके परफॉर्मेंस अप्रेजल की टेक्निक थी। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगे तो आप भी मेरा परफॉर्मेंस अप्रेजल जरूर कर देना। मैं अपना परफॉर्मेंस अप्रेजल करा रही हूँ तो जरूर करना, लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।